Good evening, all. Good evening. कल की क्लास में कोई इशू था? कल की क्लास में कोई इशू था? कल की क्लास में कोई इशू किसी को? लास्ट क्लास में कोई इशू था? नो। ओके। अभी तक काफी बच्चे आए नहीं है यार। बताएं क्या करें तब तक, या फिर आपके स्टूडेंट्स, बाकी जो स्टूडेंट्स हैं वो नहीं आने वाले हैं? कोई आइडिया है? क्योंकि स्ट्रेंथ हमारे पास हम 2-3 लोग ही हैं अभी। नो आइडिया। ओके। गुड इवनिंग मैम। ओके। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। which is basically amplifier, which is basically amplifier. Sorry, amplifier. एम्पलीफायर देखो, बाय डेफिनेशन जो है हमारे पास, जो डेफिनेशन है एम्पलीफायर की, वो आपसे ये कहती है कि एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, ठीक है, एम्पलीफायर की जो डेफिनेशन है वो आपसे कहती है एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट which provides, yeah, which increases the strength of weak electrical signal, of weak electrical signal, strength of weak electrical signal without changing its shape, without changing without changing its shape. सिंपल कि आपका कोई भी एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो कि एक वीक इलेक्ट्रिकल सिग्नल को, जो कि क्या करेगा, एक वीक इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है उसकी स्ट्रेंथ को ये क्या करता है, इंक्रीज करता है विदाउट चेंजिंग इट शेप, विदाउट उसकी जो शेप है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। मतलब जैसा आपका इनपुट था, सपोज करो अगर आप इनपुट कुछ ऐसा देते हैं आप सिस्टम के अंदर, अगर आप इनपुट कुछ ऐसा दे रहे हैं, ठीक है, दिस इज सपोज करो 1 वोल्ट, दिस इज ऑल्सो 1 वोल्ट, ओके, और आपको आउटपुट जो मिलता है, आपको जो आउटपुट मिलता है वो कुछ ऐसा मिलता है, दिस इज 2 वोल्ट एंड दिस इज 1.5 वोल्ट। तो एक बात बताइए, क्या ये जो है, ये जो सिस्टम है, क्या ये एम्पलीफायर कहलाएगा आपका? क्या ये वाला जो सिस्टम है, क्या वो आपका एम्पलीफायर कहला सकता है जो हमें इस तरह का आउटपुट दे? डेफिनेशन को देखिए, नहीं, बिल्कुल सही। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये जो था, ये जो हमारा इनपुट था, इसके अंदर आपका जो पॉजिटिव हाफ है और नेगेटिव हाफ दोनों एग्जैक्टली सेम थे, लेकिन यहां पे क्या हो गया, आपके पास जो पॉजिटिव हाफ है उसको जो इंक्रीज मिला है वो ज्यादा मिला है, और जो लोअर हाफ है उसको इंक्रीज जो मिला है वो कम मिला है। इसका मतलब अगर एम्पलीफायर होगा तो उसका आउटपुट होगा कुछ इस टाइप का, कुछ इस टाइप का मिलना चाहिए आपको। इफ दिस इज 2 वोल्ट, -2 वोल्ट, दिस इज ऑल्सो 2 वोल्ट, -1 इसका मतलब ये जो है, ये एम्पलीफायर इस तरह का अगर आउटपुट देता है तो उसको हम एम्पलीफायर की डेफिनेशन में डालेंगे। अगर ये इस टाइप का एम्पलीफायर, मतलब लाइक कोई सर्किट है, कुछ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट कुछ इस तरह का आउटपुट देता है, तो उसको हम एम्पलीफायर की डेफिनेशन के अंदर पुट नहीं कर सकते हैं। और बहुत अगर सिंपल चीजों में बात की जाए तो इसके अंदर आप देख रहे हैं कि जो चेंज आ रहा है वो केवल एम्पलीट्यूड के अंदर आ रहा है। जो आपका चेंज आ रहा है वो बेसिकली कहां पे आ रहा है,
एम्पलीट्यूड के अंदर आपके पास जो चेंज आ रहा है वो बेसिकली एम्पलीट्यूड में आ रहा है आपके पास। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एम्पलीफायर को आप क्या कह सकते हैं कि एम्पलीफायर जो है वो क्या करता है, इंक्रीज द एम्पलीट्यूड, इंक्रीज द एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड विदाउट चेंजिंग इट्स प्रॉपर्टी ऑफ, विदाउट changing without changing its property of properties like shape and frequency, like frequency and shape। फ्रीक्वेंसी और जो शेप है आपका उसके अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, केवल जो आपका एम्पलीट्यूड है वो इंक्रीज कर जाता है, आपका जो एम्पलीट्यूड है वो जो है वो इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, आपका जो एम्पलीट्यूड है वो इंक्रीज कर जाता है, बहुत सिंपल। ठीक है, ओके। अभी क्या हो गया आपके पास, अगर आपको ये पता लग गया, ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक सर्किट पढ़ते हैं और फिर देखेंगे कि किस किस चीज की क्यों क्यों जरूरत पड़ी हमको। ठीक है, देखिए एक सर्किट देखते हैं हम लोग। सर्किट है आपको कुछ इस टाइप से, ऐसे ही बना रहे हैं। ठीक है, सर्किट है कुछ इस टाइप से, दिस इज प्लस 20 वोल्ट्स, this is RC is equal to 5 kilo ohm, this is RC is equal to 5 kilo ohm, grounded, and here we have RB is equal to 1000 kilo ohm, is equal to 1000 kilo ohm। we have a capacitor, we have a capacitor, यहाँ पे हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं VI, और यहाँ पे एक और कैपेसिटर है हमारे पास, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं आउटपुट, इसको हम नाम दे देते हैं सी आउट और इसको नाम दे देते हैं सी इन। और देखो एक एक करके हम लोग देखेंगे कि हमारे सर्किट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट चीजों पे क्या फर्क पड़ेगा, मतलब हम जो भी चीजें लगा रहे हैं ना उसकी क्या जरूरत थी, कैपेसिटर किस तरीके से काम कर रहा था, सर्किट की पूरी एनालिसिस होगी। मतलब मेरे को ऑलमोस्ट 45 मिनट्स दे दो इसके अंदर, मतलब 45 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा, तो तब तक हम थोड़ा सा आराम से। ठीक है, अब इसमें बीटा की जो वैल्यू है आपके पास दैट वाज 100, अज्यूम कर रहे हैं, पूरा आर्बिट्री सर्किट है, केवल ये देखने के लिए कि हमारा सिस्टम जो काम किस टाइप से करेगा। ठीक है, 0.7 कुछ इस तरह का सिस्टम है हमारे पास। ठीक है, बीटा इज इक्वल टू 100 एंड वीबी इज इक्वल टू 0.7, कुछ इस तरह का सिस्टम है हमारे पास। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब भी हमको कोई सिस्टम दे रखा होता है तो उसमें दो एनालिसिस होती है, एक होती है डीसी एनालिसिस, एक होती है डीसी एनालिसिस, और एक होती है हमारे पास एसी एनालिसिस, एक होती है हमारे पास एसी एनालिसिस। ठीक, एसी एनालिसिस। ठीक है, एसी एनालिसिस। तो अब हम क्या करेंगे, पहले डीसी एनालिसिस करेंगे, एसी एनालिसिस करेंगे, पूरा सिस्टम बनाएंगे, और उसके बाद हम देखेंगे कि हमें जो सर्टेन चीजों की जरूरत पड़ी, उनकी जरूरत हमको क्यों पड़ी थी, मतलब कैपेसिटर अगर नहीं लगाता तो सिस्टम पे क्या फर्क पड़ता। ठीक है, वो सब डिस्कस करेंगे, बट पहले हम पूरा एनालिसिस करते हैं, मैथमेटिकल एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो सपोज करो डीसी एनालिसिस, सबसे पहले हम क्या करते हैं, डीसी एनालिसिस करते हैं, डीसी एनालिसिस, इस सिस्टम की डीसी एनालिसिस करते हैं। ठीक है, डीसी एनालिसिस। अब डीसी एनालिसिस जब आप करते हैं तो आप क्या करते हैं, एसी सोर्सेस को जीरो कर देते हैं। आप क्या करते हैं, एसी सोर्सेस को जीरो कर देते हैं, एसी सोर्सेस को जीरो कर देते हैं। और आपके पास जो कैपेसिटर्स होते हैं, आपके पास जो कैपेसिटर्स होते हैं, देखिए एक्सी की वैल्यू क्या होती है, 1 बाय ओमेगा सी। डीसी जब एनालिसिस कर रहे हैं मतलब ओमेगा की वैल्यू क्या होगी, जीरो, एक्सी इज इनफाइनाइट, इसका मतलब कैपेसिटर्स कैसे काम करेंगे, ओपन सर्किट की तरह। कैपेसिटर कैसे काम करेंगे डीसी के अंदर, ओपन सर्किट की तरह। और एसी सोर्सेज को आप जीरो कर देंगे। देखिए एसी सोर्सेज को आप जीरो करेंगे तो ये जो सर्किट है आपका कैसा बनेगा, ये जो सर्किट है आपका कुछ इस टाइप का बनेगा, प्लस 20 वोल्ट्स, दिस इज आरसी ग्राउंड एंड दिस इज योर आरबी। ये ओपन हो गया, जब ये सी इन आपका ओपन हो जाएगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहां पे कुछ भी नहीं जाएगा, वीआई रिमूव हो चुका है आपके पास, ये ओपन हो चुका है, तो इसका मतलब यहां से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा आपके पास। अभी भी आपके पास क्या है, वीबीई की वैल्यू जो है वो 0.7 वोल्ट है, और बीटा इज इक्वल टू 100। अब दिस इज बेसिकली 1000 किलो ओम एंड दिस इज बेसिकली 5 किलो ओम, ये वैल्यूज है हमारे पास। ठीक है, अब देखिए एक सिंपल सी चीज है,
अब हम क्या करते हैं, हम इसके अंदर डीसी एनालिसिस कर रहे थे, मतलब डीसी करंट वगैरह सब फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए इसमें जो डीसी करंट है आपके पास आईबी, अच्छा अब इसको हम कहाँ लेके चलेंगे, बेसिकली एक्टिव रीजन के अंदर। इसको हम कहाँ लेके चलेंगे, बेसिकली एक्टिव रीजन के अंदर, क्योंकि जब ये एक्टिव रीजन में होगा तभी क्या करता है ये एज अ एम्पलीफायर वर्क करता है, तभी क्या करता है ये एज अ एम्पलीफायर वर्क करता है, ठीक है, तभी क्या करता है ये एज अ एम्पलीफायर वर्क करता है। तो देखिए आईबी की वैल्यू क्या होगी आपके पास, आईबी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आईबी क्या हो जाएगा, 20 वोल्ट्स माइनस ये जो वोल्टेज है दिस इज 0.7, इसका मतलब यहाँ पे 0 था, इसका मतलब बेस वोल्टेज हो गया 0.7। तो अगर आईबी की आप वैल्यू निकालेंगे दैट इज इक्वल टू 20 माइनस 0.7 डिवाइडेड बाय 1000, दिस इज इक्वल टू 19.3 डिवाइडेड बाय 1000 मिली एम्प्स। ओके, किलो था, मिली एम्पियर हो गया। इट कैन बी रिटन एज 19.3 माइक्रो एम्पियर। देखो 19.3 माइक्रो एम्पियर है, अब मैं केवल इसको समझने के लिए यूज कर रहा हूं, तो मैं इसकी वैल्यू को अप्रोक्सीमेटली मान लेता हूं 20 माइक्रो एम्पियर। अज्यूम किया है हमने इस वैल्यू को, अज्यूम, ठीक है, दिस इज बेसिकली एन अजम्पशन। ओके, अब आईबी की वैल्यू आ गई हमारे पास। देखिए आईसी की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, आईसी की वैल्यू होती है हमारे पास बीटा टाइम्स आईबी। आईसी की वैल्यू होती है हमारे पास बीटा टाइम्स आईबी। तो बीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास यहाँ पे 100, आईबी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 20, सो दिस कम्स टू बी 2 मिली एम्प्स। आईसी की वैल्यू हो गई हमारे पास 2 मिली एम्प्स, और अगर हम इसके अंदर वीसीई की वैल्यू निकालेंगे तो वीसी कितना हो जाएगा हमारे पास, वीसीसी माइनस आईसीआरसी। देखा है वीसीसी की वैल्यू कितनी हमारे पास 20 माइनस आईसीआरसी दैट इज इक्वल टू 5 इंटू 2 दैट इज 20 माइनस 10 दैट इज इक्वल टू 10 वोल्ट्स। ठीक है, ये तीन चीजें निकल के आ गई हमारे पास। देखिए अब इसमें क्या था आपके पास, वीबीई की वैल्यू जो है दैट इज 0.7 वोल्ट्स, आईबी की वैल्यू जो है आपके पास दैट इज 20 माइक्रो एम्पियर्स, और आईसी की जो वैल्यू है आपके पास दैट इज इक्वल टू 2 मिली एम्प्स, और वीसीई की जो वैल्यू है आपके पास दैट इज इक्वल टू 10 वोल्ट्स। यहां तक किसी को दिक्कत है तो बताएं, इस पॉइंट तक अगर किसी को भी कोई परेशानी है तो बता सकते हैं, इस पॉइंट तक किसी को भी कोई परेशानी है तो पूछ सकते हैं, यहां तक किसी को भी अगर कोई परेशानी है तो पूछ सकते हैं, यहां तक किसी को भी अगर कोई परेशानी है तो आप पूछ सकते हैं। कोई दिक्कत, इस पॉइंट तक किसी को कोई परेशानी है तो बता दें, इस पॉइंट तक अगर किसी को कोई परेशानी है तो पूछ लें प्लीज। ये क्लियर है, डीसी वैल्यू जो आई है हमारी ये क्लियर है आपको, जो हमारे पास ये जो डीसी वैल्यूज आई है क्लियर है, जो डीसी वैल्यूज आई है ये क्लियर है आपको, डीसी वैल्यूज क्लियर है, ओके। जब हमारे पास ये डीसी वैल्यूज आ गई, ठीक है, ओके, अब हम क्या करते हैं, अब हम क्या करते हैं इसी सर्किट के अंदर, हम क्या करते हैं इसी सर्किट के अंदर, सर्किट तो आपने देख रखा है, इस सर्किट के अंदर आपने देखा कि आपकी वीबीई की जो डीसी वैल्यूज थी, ठीक है, डीसी वैल्यूज 0.7 वोल्ट्स एंड आईबी इज इक्वल टू 20 माइक्रो एम्पियर्स, आईसी इज इक्वल टू 2 मिली एम्प्स एंड वीसीई इज इक्वल टू 10 वोल्ट्स। ओके, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। ठीक है, दिस इज 2 माइक्रो एम्पियर्स, और दिस इज 2 माइक्रो एम्पियर। अब जो देखो आपके पास नया बनेगा वो भी क्या बोलेगा, आईबी की जो नई वैल्यू आएगी आपके पास, आईबी की जो नई वैल्यू आएगी आपके पास, दिस वैल्यू इज लाइक दिस इज 22 माइक्रो एम्पियर एंड दिस इज 18 माइक्रो एम्पियर। दिस इज द वैल्यू ऑफ आईबी, दिस इज द वैल्यू ऑफ आईबी। ओके, यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत, ये पॉइंट क्लियर है आप लोगों को, आईबी और वीबी। देखिए अब हमारे पास, देखिए स्टार्टिंग के अंदर दोबारा बना देते हैं यहाँ पे, आईबी की जो वैल्यू थी हमारे पास दैट वाज 20 माइक्रो एम्पियर, वीबी की जो वैल्यू थी मेरे पास दैट वाज 0.7 वोल्ट्स, आईसी की जो वैल्यू थी दैट वाज 2 मिली एम्प्स एंड वीसीई की जो हमारे पास वैल्यू थी दैट वाज 10 वोल्ट्स। ये हमारे पास वैल्यूज थी ऑलरेडी, ठीक है। अब देखिए चेंज इन आईबी जो था हमारे पास, चेंज इन आईबी जो है वो 2 माइक्रो एम्पियर के आसपास है, प्लस माइनस कुछ इस टाइप से था। जो टोटल सिग्नल हमारा बनेगा दिस इज
आई बी प्लस स्मॉल आई बी, ए सी प्लस डी सी जो देखने में मिलेगा वो कुछ इस टाइप से मिलेगा। वैसे ही आपका VBE जो था, चेंज इन VBE जो आपको दिख रहा है, दैट इज प्लस माइनस 20 मिली वोल्ट्स। तो VBE जो था आपके पास वो कैसा था, कुछ इस तरीके से 700, 720 एंड 680 मिली वोल्ट्स। ओके, अब देखिए ये था आपके पास चेंज इन IB, चेंज इन VBE। ओके, अब देखो चेंज इन IB आपके पास इतना है, मतलब IB के अंदर इतना चेंज आ रहा था। तो आप देखो ध्यान से देखो, अगर आपको चेंज इन IC के बारे में बात करनी होगी, अगर आपको चेंज इन IC के बारे में बात करनी होगी, चेंज इन IC के बारे में अगर आपको बात करनी होगी तो क्या मिलेगा, बीटा टाइम्स चेंज इन IB, चेंज इन IC जो होगा दैट इज डेफिनेटली इक्वल टू बीटा टाइम चेंज इन IB। तो देखिए बीटा क्या है आपके पास यहाँ पे, बीटा इज बेसिकली 100, चेंज इन IB कितना है आपके पास, चेंज इन IB जो था आपके पास प्लस माइनस 2 माइक्रो एम्पियर। तो क्या मिल जाएगा आपको, दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस 200 माइक्रो एम्पियर, दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस 0.2 मिली एम्प्स। देखिए आपके पास इक्वेशन जो थी ना आईसी की वो थी बीटा टाइम्स IB। जब आप उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, डी ऑफ IC डिवाइडेड बाय डी ऑफ IB इज इक्वल टू बीटा। तो इसका मतलब चेंज इन IC कैन बी रिटन एज बीटा टाइम्स चेंज इन IB, वो यहां पे पुट कर रखा है। ठीक है, ये इक्वेशन की वजह से मेरे को चेंज इन IC मिल गया। क्लियर है, चेंज इन IC मिल गया, क्लियर है, ये पॉइंट क्लियर हो गया। चेंज इन IC कितना हो गया हमारे पास, प्लस माइनस 0.2 माइक्रो एम्पियर, प्लस माइनस 0.2 माइक्रो एम्पियर। ये क्लियर है सभी को, चेंज इन IC जो मेरे को मिला दैट वाज प्लस माइनस 0.2 माइक्रो एम्पियर, ये क्लियर हो गया। पक्का, ओके। अब देखिए आपके पास देखिए यहाँ पे VCE की वैल्यू क्या होती थी, VCE इज इक्वल टू VCC माइनस ICRC। इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू IC। तो देखिए चेंज इन VCE, VCC कांस्टेंट है दैट मींस 0, माइनस IC के अंदर मतलब चेंज इन IC के रिस्पेक्ट में डॉट RC। इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो चेंज इन VCE कितना हो गया मेरे पास, चेंज इन VCE इज इक्वल टू माइनस चेंज इन IC डॉट RC। ये क्लियर है, चेंज इन VCE इज इक्वल टू माइनस डेल ऑफ IC डॉट RC। ये वाला पॉइंट क्लियर है, ये पॉइंट क्लियर है। ओके, तो देखिए चेंज इन VCE कितना हो जाएगा हमारे पास, चेंज इन VCE इज इक्वल टू RC दैट इज माइनस RC इज इक्वल टू 5 इंटू चेंज इन IC दैट इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 0.2। तो कितना मिल जाएगा, माइनस प्लस, क्योंकि यहां माइनस था तो प्लस माइनस था, माइनस 1 वोल्ट। देखो ये जो थे चेंज इन IC ये क्या है, बेसिकली हमारा AC पार्ट है, दिस इज आवर AC पार्ट। चेंज इन VC ये भी क्या है हमारे पास, AC पार्ट है, AC पार्ट है हमारे पास। ये दोनों ही क्या है हमारे पास, बेसिकली AC पार्ट्स हैं। तो अगर आप देखो ध्यान से देखेंगे इसके अंदर तो आपको कैसा दिखाई देगा, IC बना देते हैं हम लोग। IC की आपकी पुरानी जो वैल्यू थी, IC की जो आपकी पुरानी वैल्यू थी दैट वाज 2 मिली एम्प्स। अब इस 2 मिली एम्प के अंदर जो चेंज आ रहा था IC के अंदर दैट वाज प्लस माइनस 0.2। इसका मतलब आपकी जो नई वेव बनेगी, जो नई वेव बनेगी AC और DC मिला के वो कुछ ऐसी बनेगी, कुछ इस तरीके से। अब ये जो है दिस इज 2.2, दिस इज 1.8.2, तो हाँ 1.98, 2 माइनस 0.2 1.8 सॉरी 1.8 2.2 मिली एम्प्स। ठीक है, ये जो है ये आपको दिखाई देगा एट IC। ठीक है, टोटल IC जो होगा वो ग्रीन टाइप का होगा आपके पास। वैसे ही अगर आप VCE बनाएंगे, अगर आप VCE ड्रॉ करेंगे तो VCE की वैल्यू थी आपके पास 10 वोल्ट्स, और उसके अंदर अब चेंज जो आ रहा है देखो वो आ रहा है प्लस माइनस 1 वोल्ट का। इसका मतलब कुछ इस टाइप से। तो देखो ये कितना है अपने पास 11 वोल्ट, और ये कितना है हमारे पास 11 वोल्ट, एंड दिस इज बेसिकली 9 वोल्ट्स। तो देखिए अगर ये जो है ये आपको आउटपुट के अंदर वेव दिखाई दे रही है, दिस इज VCE एंड दिस इज IC।
अगर आप यहां से अगर आप एसी को रिमूव कर देते हैं, इसके अंदर डीसी लगा हुआ है और एसी दोनों है आपके पास, अगर यहाँ डीसी में से आप एसी रिमूव कर देते हैं, अगर आप डीसी के अंदर से, अगर आपके पास जो डीसी दे रखा है डीसी के अंदर से एसी को रिमूव कर लेते हैं किसी तरीके से, तो आप देखिए, ध्यान से देखिएगा वीसी कैसा दिखाई देगा आपको। वीसी कुछ ऐसा होगा आपके पास, -1 वोल्ट, +1 वोल्ट, ठीक है, दिस इज वीसी एसी केबल, ठीक है। और आईसी भी अगर आप देख रहे हैं, अगर आप आईसी भी देख रहे हैं, तो आईसी कैसा दिखाई दे रहा है आपको, 0.2 मिली एम्प्स, एंड दिस इज -0.2 मिली एम्प्स। अब देखो इस सर्किट के अंदर जो आप इनपुट प्रोवाइड कर रहे थे, जो इनपुट प्रोवाइड कर रहे थे वो ये था, इस सर्किट में जो आपने इनपुट प्रोवाइड किया था वो ये था, वी आई, दैट वॉज 20 मिली वोल्ट्स एंड -20 मिली वोल्ट्स। और इस सर्किट के अंदर जो आपको आउटपुट मिल रहा है एसी के फॉर्म में, दैट वॉज -1 वोल्ट एंड +1 वोल्ट, -1 वोल्ट एंड +1 वोल्ट। चेंज देख रहे हैं। और अगर आप करंट के बारे में बात करेंगे तो देखिए करंट कैसा था आपका, करंट था 0 पॉइंट कितना था, 1 और 2, करंट वाज 2 माइक्रो एम्पियर, 2 माइक्रो एम्पियर, -2 माइक्रो एम्पियर, दिस इज योर IAC। तो आउटपुट कैसा दिख रहा है आपको आईसी की फॉर्म में, जब आप निकाल रहे हैं, अगर आप आईसी से निकाल लेते हैं तो आपको दिखाई दे रहा है बेसिकली 0.2 मिली एम्प्स, 0.2 मिली एम्प्स। तो इसका मतलब क्या हो गया आपके पास, आप देखिए आपकी जो स्ट्रेंथ थी 20 मिली वोल्ट थी, 20 मिली वोल्ट को उसमें कितना कन्वर्ट कर दिया, 1 वोल्ट के अंदर कन्वर्ट कर दिया। बेसिकली आपके पास जो ओवरऑल वैल्यू थी वो ऑलमोस्ट 50 टाइम्स या 500 टाइम्स, 1/20 इंटू 1000, 0 0 2 50 टाइम्स इसने इसकी वैल्यू को जो है बेसिकली 50 टाइम्स इंक्रीज कर दिया। और यही क्या होता है हमारे पास, बेसिक काम होता है एम्पलीफायर का, यही हमारे पास जो बेसिक काम होता है एम्पलीफायर का, यही जो होता है हमारे पास काम होता है बेसिकली एम्पलीफायर का। ठीक, यहां तक अगर किसी को कोई भी परेशानी है तो पूछ लें, क्योंकि ये बेसिक एम्पलीफायर का फंक्शन था। मैं उस चीज को दोबारा एक अलग तरीके से भी बता सकता हूं, बट अगर कोई सवाल है तो पूछ लें, यही है बेसिक एम्पलीफायर का फंडा, जो बेसिक है। ठीक है, अभी हमने एग्जैक्ट नहीं देखा, अभी हमने पूरा वो लगाया था कि अच्छा ठीक है ये वैल्यूज ले ली, इन वैल्यूज को ले लिया, उस हिसाब से हमने देखा कि अच्छा ठीक है एक एम्पलीफायर है तो वो मेरा इस हिसाब से काम करेगा। बट आपके पास, अगर आपके पास इसके अंदर कोई भी सवाल है, कैसा भी सवाल है, तो आई एम लाइक मोस्ट वेलकम है, कोई भी क्वेश्चन हो आपके पास। अगर आपको इस टॉपिक के अंदर इस पर्टिकुलर पॉइंट में कहीं पे भी कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हैं आप लोग। अगर आपको यहाँ पे किसी भी टॉपिक के अंदर कोई भी दिक्कत है तो आप लोग पूछ सकते हैं। कोई भी दिक्कत किसी को एम्पलीफायर के अंदर? हाँ जी मैम बताइए। अज्यूम किया है मैम, अज्यूम किया है मैंने कि जो वीआई की वजह से मेरे को वीबी पे वैल्यू मिल रही है वो है। ये तो मैं बना के देख रहा हूँ कि अच्छा मेरा इतना आ गया है, अज्यूम है, अज्यूम अजम्पशन है वो बेसिकली मेरी। ये एग्जैक्ट एम्पलीफायर नहीं था, एग्जैक्ट एम्पलीफायर के अंदर तो हम पूरा वो स्मॉल सिग्नल मॉडल का यूज करके निकालेंगे, स्मॉल सिग्नल मॉडल का यूज करके निकालेंगे। यहाँ तो बेसिकली हमारी अजम्पशन चल रही है, यहाँ पे ये सब जो हमने किया है, यहाँ पे सब अजम्पशंस है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास जितनी भी चीजें सब अजम्पशंस में चल रही हैं। अजम्पशंस के हिसाब से हमने देखा है कि इनपुट के अंदर हमने अजम्पशंस किया है, और आउटपुट का हमने देखा है कि सर्किट काम किस तरीके से कर रहा था, उस हिसाब से हमने आउटपुट चेक कर लिया है, उस हिसाब से हमने आउटपुट चेक कर लिया था। इसके अलावा कोई दिक्कत? 20 मिली वोल्ट जस्ट हमारा अजम्पशन था कि हम इनपुट में वो अज्यूम किया है हमने कि वीआई की वजह से वहां पे वो जो वोल्टेज पहुंच रही है वो इतनी है, बस और कुछ नहीं था हमारे पास। और कोई, किसी और का कोई सवाल? समझ में आ गया? हाँ या ना बोल दो, समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया बता दो, नहीं तो फिर हम इसको आगे डिस्कस करते हैं। अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं इसको आगे डिस्कस करता हूँ। ओके, ओके, देखिए बाकी लोग, एक को समझ में आता, चले ना आगे चले, आगे चले।
बताइए, आगे चले। ओके, चलो। अब एक एक करके ना हम कैपेसिटर्स के बारे में बात करते हैं कि कैपेसिटर हमने क्यों लगाए थे। सपोज करो हमने जो कैपेसिटर्स लगाए थे वो क्यों लगाए थे, ठीक है। सपोज करो ये जो सी इन कैपेसिटर है, सपोज करो इस सर्किट के अंदर ये जो सी इन कैपेसिटर था ये मैं नहीं लगाता। सपोज करो जो मेरा सी इन कैपेसिटर था इसको मैं यहां से रिमूव कर देता। जस्ट इमेजिन करो कि इसको हमने क्या किया, रिमूव कर दिया। तो देखो तुम्हारा सर्किट कैसा बनता, तुम्हारा सर्किट बनता ऐसा, वीसीसी, आरसी, आरबी, आरबी, दिस इज, और यहां से हमने अप्लाई कर देते बेसिकली वीआई, इनपुट वोल्टेज। ठीक है, ऐसे ऐसे दिखा देते इसको, इनपुट वोल्टेज वीआई। ओके, अगर मैं सी इन नहीं लगाता हूं, ठीक, ये पॉइंट क्लियर है कि अगर हम सी इन नहीं लगाते तो हमारा सर्किट कुछ ऐसा बनेगा। अगर हम सी इन नहीं लगाएंगे तो हमारा सर्किट कुछ ऐसा बनेगा। ये क्लियर है? ठीक, ये क्लियर है। ओके, अब देखो सपोज करो, अब हम आते हैं डीसी एनालिसिस पे। अब आते हैं जब हम इस सर्किट की डीसी एनालिसिस करेंगे, डीसी एनालिसिस करेंगे। ठीक है, सी आउट को रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, सी आउट को पड़े रहने दो, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, अभी हम केवल इनपुट कैपेसिटर के बारे में बात करें। जब आप डीसी एनालिसिस करेंगे तो आप क्या करेंगे, प्लस वीसीसी, आरबी, कैपेसिटर, आरबी, और आपने एसी सोर्स को क्या कर दिया है, जीरो। और जब एसी सोर्स को जीरो करेंगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा। अब इसको देख के बताओ कि आपका ट्रांजिस्टर कहां चला गया। इस सर्किट को देख के बताओ कि आपका ट्रांजिस्टर कहां मूव कर गया। इस सर्किट को देख के बताओ कि आपका ट्रांजिस्टर कहां मूव कर गया। देखो ध्यान से, ट्रांजिस्टर कहां मूव कर जाएगा आपका, देखो ट्रांजिस्टर कहां मूव कर गया। देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, ट्रांजिस्टर कहां मूव कर गया, ट्रांजिस्टर कहां मूव कर गया आपका। ट्रांजिस्टर किस रीजन में पहुंच गया, ट्रांजिस्टर किस रीजन के अंदर पहुंच चुका है, कट ऑफ के अंदर। बहुत सही। देखो ना, बेस वोल्टेज पे क्या हो गया, आपने एसी सोर्स को जीरो किया। जब आपने एसी सोर्स को जीरो किया तो ये वोल्टेज क्या हो गई, जीरो। एमीटर पे वोल्टेज क्या है, जीरो। अगर आपके पास बेस एमीटर वोल्टेज ही जीरो हो गई तो एमीटर करंट क्या हो जाएगा आपके पास, जीरो। अगर एमीटर करंट जीरो हो गया तो बेस करंट भी क्या हो जाएगा, जीरो। सर्किट कहां पहुंच गया, बेसिकली कट ऑफ रीजन के अंदर। सर्किट कहां पहुंच गया, बेसिकली कट ऑफ रीजन के अंदर। तो क्या अब ये एक एम्पलीफायर की तरह वर्क कर पाएगा, क्या अब ये एक एम्पलीफायर की तरह वर्क कर पाएगा, क्या अब ये एक एम्पलीफायर की तरह वर्क कर पाएगा, नो, बिल्कुल सही। ठीक है, तो इसी हमने सीन क्यों लगाते हैं, सीन क्यों लगाते हैं, कोई बताएगा मेरे को सीन क्यों लगाया जाता है। इनपुट कैपेसिटर हमने क्यों लगाया, इनपुट कैपेसिटर क्यों लगाया, हमने इनपुट कैपेसिटर क्यों लगाया। कोई बताएगा हमने इनपुट कैपेसिटर क्यों लगाया अभी सिस्टम के अंदर, कोई भी। टू कीप इट इनटू एक्टिव रीजन, बिल्कुल सही। अगर ना लगाते तो एम्पलीफायर बनता ही नहीं, बिल्कुल ठीक है, ताकि ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में जाए। ओके, ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में जाए इसका मतलब क्या है, ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में जो जाए उसका बेसिक फंडा क्या हो गया, कि आपकी आईबी की वैल्यू और वीबीई की वैल्यू, ये दिस इज 0.7 और दिस की कुछ फाइनाइट वैल्यू अपने को मिलनी चाहिए। ठीक है, हम हम जब भी उसको हम जब भी उसको एक्टिव रीजन में लेके जाते हैं तो इसका मतलब हम क्या चाहते हैं कि जब हम एनालिसिस कर रहे हैं तो इसका मतलब उसकी जो डीसी वैल्यूज हैं, उसकी जो डीसी वैल्यूज हैं, या फिर हम क्या बोल सकते हैं जो ऑपरेटिंग पॉइंट है, उसका जो ऑपरेटिंग पॉइंट है वो चेंज नहीं होना चाहिए, वो चेंज नहीं होना चाहिए। आप सर्किट के अंदर जैसे ही आपने कुछ किया, ठीक है, सर्किट के अंदर वो वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होनी चाहिए थी। ठीक है, जैसे पुराने जमाने में क्या होता था हमारे पास, कि जैसे जब वो मैरिजेस होती थी, ठीक है, तो घर वाले करके आ जाते थे, घर वाले चले जाते थे, ठीक है, यहाँ से उनके घर वाले आ जाते थे। और अरेंज मैरिज में क्या हुआ, इन्होंने देखा वेखा है नहीं, सब शादी वादी कर ली पुराने जमाने के अंदर और जिंदगी खराब हो गई। अब क्या होता है कि अब
आपको मिलने का मौका दिया जाता है, ठीक है, आपको मिलाया जाता है, आप कहीं बैठते हैं रेस्टोरेंट वगैरह पे, ठीक है, और बात करते हैं, फिर आपको लगता है अच्छा चलो ठीक है शादी हो सकती है, तो बेसिकली कोई मीडिएटर होता है जो कि कपल कराता है, ठीक है, ताकि आप एक दूसरे को देख सकें, आपको ठीक लगता है तो आपकी शादी हो जाती है और फिर आप लोग बर्बाद हो जाते हैं, बर्बाद होते हैं, बट लाइक अब फिर आपके पास चांसेस होते हैं जानने के एक दूसरे को, ठीक है। तो ये जो सी इन था ये क्या कर रहा था, कपल कर रहा था, ये क्या कर रहा था, कपल कर रहा था एसी ओवर डीसी, एसी को इस सर्किट के ऊपर कपलिंग कर रहा था, कपलिंग प्रोवाइड कर रहा था, ताकि ताकि एसी और डीसी दोनों साइमल्टेनियसली, अगर आप वीआई, अब क्या हो गया, अगर वीआई आप डायरेक्ट लगा देते हैं तो इसका ऑपरेटिंग पॉइंट डिस्टर्ब हो जाता है, इसका ऑपरेटिंग पॉइंट डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। एग्जांपल बहुत घटिया था बट लाइक हाँ, जज्बातों को समझो, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, ओके, ठीक है, कपल कराना बेसिकली, कपलिंग, एसी और डीसी ढंग से कपल हो सके। अब देखो दूसरी चीज, अगर सी आउट के बारे में बात करते हैं, सी आउट के बारे में बात करते हैं, सॉरी, आरबी, दिस इज योर आरसी, ठीक है, प्लस वीसीसी। अब देखो ये है आपका सी आउट, और देखो यहां पे बेसिकली क्या होगा आपके पास, एक डेफिनेटली कोई ना कोई लोड हुआ होगा जिसके अक्रॉस आप आउटपुट ले रहे होगे, जिसको एसी लोड चाहिए, जैसे आपका जब माइक्रोफोन देखते हो तो जो वो होता है ना लाउड स्पीकर जो होते हैं, लाउड स्पीकर आपका वो होता है, लोड होता है, तो यहाँ पे आपके पास एक लोड लगा होगा, ठीक है। अब अगर यहाँ पे ये कैपेसिटर नहीं होता, अगर सपोज करो यहाँ पे कैपेसिटर नहीं होता तो आपका सर्किट कैसा होता, वीसीसी, आरसी और ये आरएल, कुछ इस तरह का आपका सर्किट होता, अगर आप इसके अंदर ये कैपेसिटर नहीं लगाते, ठीक है। तो देखिए जब आप डीसी एनालिसिस करते, जब आप इसके अंदर डीसी एनालिसिस करते तो क्या होता, ये जो करंट है, ये जो करंट है ये आईसी करंट है, और ये करंट जो है आपके पास क्या है, आईएल करंट है, तो आरसी के थ्रू करंट जो फ्लो करेगा वो क्या करेगा, आईसी प्लस आईएल, तो आपने इसको तो कंसिडर किया ही नहीं था, ठीक है, क्योंकि जब कैपेसिटर आपने लगा दिया था तो कैपेसिटर जब ओपन होगा तो ये हट जाता था, लेकिन अब डीसी के अंदर आरसी के थ्रू जो करंट फ्लो करेगा वो आईसी प्लस आईएल है, इसका मतलब क्या आपकी डीसी वैल्यू उतनी ही हो पाएगी, आपकी डीसी वैल्यू डेफिनेटली क्या होगा, उसमें चेंज आएगा, और हम क्या चाहते हैं जब हम एम्पलीफायर बनाते हैं तो हमारी जो डीसी वैल्यूज हैं, हमारी जो डीसी वैल्यूज हैं वो चेंज नहीं होनी चाहिए, हमारी जो डीसी वैल्यूज है वो चेंज नहीं होनी चाहिए, ताकि हम प्रॉपर एम्पलीफिकेशन प्रोवाइड कर सके, ताकि हम प्रॉपर एम्पलीफिकेशन प्रोवाइड कर सके। अब ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, आउटपुट को लोड के साथ कपल कर रहा है, ये आउटपुट को लोड के साथ कपल कर रहा है, वो इनपुट को सर्किट के साथ कपल कर रहा था, ये सर्किट को लोड के साथ कपल कर रहा है, तो इसलिए आउटपुट कपलिंग कैपेसिटर, इनपुट कपलिंग कैपेसिटर, ठीक। ये पॉइंट समझ में आया आप लोगों को, ये पॉइंट समझ में आया आप लोगों को, ये पॉइंट समझ में आया आप लोगों को, सभी को क्लियर है ना, जो मैं बकवास कर रहा हूं ये क्लियर है ना, ये सब सब चीजें क्लियर हैं, ओके। अब देखो जब ये क्लियर हो गया आपको तो एक चीज देखो, इनपुट कपलिंग कैपेसिटर हो गया, ठीक है। अब देखो एक चीज और देखना ध्यान से, सपोज करो आपका जो बेस करंट था, डीसी बेस करंट था, ठीक है, डीसी, एक मिनट ऐसे, बेस करंट, बेस करंट डीसी जो था आपके पास दैट वाज 20 माइक्रो एम्पियर, और आपके पास जो एसी था दैट वाज प्लस माइनस 2 माइक्रो एम्पियर। वैसे ही आपके पास देखो वीबीई की वैल्यू जो थी डीसी दैट वाज 700 मिली वोल्ट्स, और वीबीई की वैल्यू एसी दैट वाज प्लस माइनस 20 मिली वोल्ट्स। यहां पे आपको कुछ चीजें नजर आ रही हैं, यहाँ पे आपको कोई चीज नजर आ रही है, कुछ दिख रहा है आपको कि यार मतलब लाइक हाँ ये है, ये चीज तो हो रही है, यहाँ पे कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है आपको, कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है आपको कि हाँ यार ये चीज तो हो रही है बेसिकली, कि यार ये वाली चीज तो हो रही है यहाँ पे, कोई भी किसी को कुछ पता लग रहा है इस वाले पार्ट के अंदर, इस वाले पार्ट के अंदर आपको क्या दिखाई दे रहा है, इस वाले पार्ट के अंदर आपको क्या दिखाई दे रहा है,
इस वाले पार्ट में कोई भी बताओ यार, क्या लग रहा है तुमको, मतलब लाइक हाँ यार ये तो हो ही रहा है इस सर्किट के अंदर। देखो कंपेयर करो, मतलब लाइक डिडक्शन क्या है आप लोगों की इसके अंदर, आप लोगों की डिडक्शन क्या है इसके बारे में, डिडक्शन क्या है। अच्छा देखो चलो समझो, सपोज करो आप इस, ये आपका सर्किट है, ये आपका सर्किट है, ठीक है, सपोज करो ये सर्किट है आपके पास, और ये सपोज करो आरबी है, ठीक है, ये आरसी था, ठीक, इसको हम छोड़ देते हैं इस तरीके से, हमने मतलब इसमें बेसिकली डीसी वोल्टेजेस नहीं लगाई, या फिर इस आरसी को आपने दे रखा है डीसी, और यहाँ पे आपने क्या किया, डायरेक्ट वी इन लगा दिया, सपोज करो यहाँ पे आपने डायरेक्ट वी इन लगा दिया, जो ये वैल्यू थी आपके पास, सॉरी एसी वाली वैल्यू, दिस इज 20 मिलीवोल्ट, दिस इज -20 मिलीवोल्ट। तो एक बात बताओ, क्या ये जो सर्किट है ये एम्पलीफायर की तरह काम करेगा? अगर यहाँ पे आप आरबी के थ्रू डायरेक्ट वी इन अप्लाई कर दोगे, तो क्या ये सर्किट एम्पलीफायर की तरह काम करेगा? क्या ये सर्किट एम्पलीफायर की तरह काम करेगा? क्या ये जो सर्किट है ये एम्पलीफायर की तरह काम करेगा? क्या ये सर्किट एम्पलीफायर की तरह काम करेगा? नो। क्यों? क्यों नहीं करेगा मैम? क्यों नहीं करेगा? माइक ऑन करके बोल दो यार, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं करेगा, डेफिनेटली नहीं करेगा, लेकिन कोई ये मेरे को बताया कि क्यों नहीं करेगा, कोई भी। कपलिंग नहीं होगी एसी और डीसी की, अरे नहीं मैम ऐसा तो कुछ भी नहीं है, इस सर्किट में ये दिक्कत नहीं है मैम, कुछ और दिक्कत है, कुछ और दिक्कत है। कोई भी, कोई भी बताएगा, कोई भी बताएगा, कोई भी। अरे इतने तो हैं हम लोग। आशीष इस सर्किट में दिक्कत क्या है? ओके, सर सो गए। स्विच, अरे गुरुजी, एक बात बताओ, ये जो है ये है बीई वोल्टेज, इस बीई वोल्टेज को, इस ये जो ट्रांजिस्टर है प्लस माइनस वीबीई, इसको एक्टिव में जाने के लिए मिनिमम, डायोड को एक्टिव रीजन में जाने के लिए मिनिमम कितनी वोल्टेज चाहिए होती है? डायोड को एक्टिव में जाने के लिए मिनिमम कितनी वोल्टेज चाहिए होती है? 0.7 वोल्ट्स। 0.7 का मतलब कितना हो गया? 700 मिली वोल्ट। ठीक, आप यहां पे कितना प्रोवाइड कर रहे हो? आप यहां पे इनपुट के अंदर अब वीबी पे कितना प्रोवाइड कर रहे हो? कितना प्रोवाइड कर रहे हो? +-20, बिल्कुल सही। तो क्या इस +-20 की वजह से ये ट्रांजिस्टर जो है, क्या वो एक्टिव रीजन में जा पाएगा, या वो कंडक्ट कर पाएगा? एक्टिव रीजन में जाना छोड़ दो, जब यहां से करंट कुछ फ्लो करेगा तभी तो ट्रांजिस्टर एक्शन चलेगा। बट ये क्या करेगा, जब यहाँ पे आप इनपुट के अंदर इतनी ज्यादा वोल्टेज लगाओगे 20 मिली वोल्ट, तो क्या करेगा, ये फूंक भी नहीं मारेगा, कुछ नहीं होगा इस इतनी वोल्टेज से। तो बेसिकली जो आप डीसी अप्लाई करते हो ना, जो आप डीसी अप्लाई करते हो, जो आप डीसी अप्लाई करते हो, वो करते हो ट्रांजिस्टर को एक्टिव में ले जाने के लिए। ट्रांजिस्टर क्या रहे, हमेशा एक्टिव में रहे। अगर आप डायरेक्ट एसी लगाते तो ये ट्रांजिस्टर कभी एक्टिव के अंदर जाता ही नहीं। जो तुमको कृष्ण वाली कहानी सुनाई थी ना, अर्जुन वाली, वो कर्ण वाली कहानी थी, कर्ण के पास इस तरीके से एक तीर था, और अश्वसेन जो था उसके ऊपर बैठ के गया था, क्योंकि ये क्या था, ये था वीक सिग्नल, ये था कांस्टेंट डीसी, दिस इज द एरो ऑफ करना, व्हाट ही कैन लॉन्च टुवर्ड्स अर्जुन। अर्जुन की तरफ भेजने के लिए उसने क्या किया था, वो जो स्नेक था, स्नेक ऐसे ही तो बैठता है, स्नेक के बस की नहीं था कि डायरेक्ट अर्जुन के पास पहुंच सकता था, बट हाँ अगर कर्ण उसको बिठा देता तो वो वहां तक जा सकता था। तो अगर इस एसी सिग्नल को आउटपुट में पहुंचना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, डीसी के ऊपर बैठ के जाना पड़ेगा, इसको डीसी के ऊपर बैठ के जाना पड़ेगा, समझे? क्योंकि ये जो क्या होता है, ये काफी वीक सिग्नल होता है, ये क्या है, काफी वीक सिग्नल है। अगर ये स्ट्रांग होता तो हमें एम्पलीफायर की जरूरत ही नहीं पड़ती। हमें एम्पलीफायर की जरूरत किसके लिए पड़ रही है, वीक सिग्नल के लिए, और ये इतना वीक है कि इस ट्रांजिस्टर को एक्टिव के अंदर नहीं पहुंचा सकता है। और सपोज करो अगर आप ले भी लेते, सपोज करो आप ले भी लेते, कि सपोज करो आपने ये ले लिया 800 मिली वोल्ट, और ये वाला कितना है, -800 मिली वोल्ट, तो पॉजिटिव हाफ तो पहुंच जाएगा, नेगेटिव हाफ तब भी नहीं जा पाएगा इस सर्किट के अंदर।
जो नेगेटिव हाफ है, तो बेसिकली अगर आप डायरेक्ट एसी अप्लाई करेंगे तो वो कभी भी एम्पलीफायर की तरह काम नहीं कर पाएगा। ये जो बीजेटी होता है या एनपीएन ट्रांजिस्टर होते हैं, अगर आप इसके अंदर केवल एसी प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये कभी भी एम्पलीफायर की तरह काम नहीं करेगा। ये कभी भी एम्पलीफायर की तरह काम नहीं करेगा। समझे? समझ पाए जो मैं कह रहा हूं आप लोगों से? समझ पाए जो मैं कह रहा था? ओके। किसी कोई दिक्कत इसके अंदर? सबको समझ में आ गया सब कुछ? चलिए, अब देखिए एक चीज देखिएगा इसमें ध्यान से। इसमें एक चीज देखिए ध्यान से। दिस इज योर आईसी, दिस इज योर आईबी, ठीक। और अब एक बात बताओ, ये जो मेरा कर्व है, ये जो मेरा कर्व है, ये जो मैंने ड्रॉ किया है, ये लीनियर है कि नॉन लीनियर है? ये जो कर्व है मेरा, ये लीनियर है कि नॉन लीनियर है? ये जो मेरा कर्व है, ये जो है, ये लीनियर है कि नॉन लीनियर है? कर्व जो हमारा है वो लीनियर है कि नॉन लीनियर है? दिस कर्व इज लीनियर और नॉन लीनियर? नॉन लीनियर कर्व है। ओके। अच्छा, हम सिस्टम कैसा यूज करते हैं? हम क्या चाहते हैं, हमारा एम्पलीफायर कैसा होना चाहिए? हमारा एम्पलीफायर या कोई भी सिस्टम छोड़ो, एम्पलीफायर छोड़ दो, कोई भी हमारा सिस्टम है वो कैसा होना चाहिए? वो हमें ए लीनियर चाहिए और बी नॉन लीनियर चाहिए। नॉन लीनियर, तो एक मैम ने कहा कि हमको लीनियर चाहिए, हमको लीनियर चाहिए। ठीक है, ओके। और दो लोगों ने मतलब बेसिकली लीनियर के बारे में बात किया, मतलब बेसिकली ओके, सब लोग एग्री कर रहे हैं कि हमको लीनियर चाहिए। नॉन लीनियर सिस्टम में क्या दिक्कत होती है? नॉन लीनियर सिस्टम में क्या दिक्कत होती है? जो हमारा नॉन लीनियर सिस्टम है उसमें क्या दिक्कत होती है? कोई भी, हमारा जो नॉन लीनियर सिस्टम है उसमें क्या दिक्कत होती है? हमारा जो नॉन लीनियर सिस्टम होगा उसमें क्या दिक्कत होगी? कोई भी बताएं कि हमारा जो नॉन लीनियर सिस्टम है उसके अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? हमारा नॉन लीनियर सिस्टम में क्या दिक्कत होती है? आउटपुट इनपुट के अकॉर्डिंग वेरी नहीं करेगा। ओके। बट आउटपुट इंक्रीज तो करेगा। अगर नॉन लीनियर है, अगर आप उसका स्क्वायर कर देंगे तो इनपुट भी, जो पॉजिटिव है वो भी उसी हिसाब से स्क्वायर होगा और जो डिनोमिनेटर है वो भी उसी हिसाब से स्क्वायर होगा। irregular outputs, okay, you have to be a bit concise. देखो बेसिक कहानी क्या है कि जब आप नॉन लीनियर सिस्टम यूज करते हो ना, तो उसमें क्या होता है, नॉइज जो होती है वो बहुत इंक्रीज कर जाती है। नॉइज जो होती है वो बहुत इंक्रीज कर जाती है। जैसे कि सपोज करो एक स्क्वायरिंग सिग्नल है, एक सिस्टम जो है वो स्क्वायर कर रहा है केवल, ठीक, स्क्वायर कर रहा है। अब यहाँ पे आपने क्या प्रोवाइड किया? साइन ओमेगा टी प्रोवाइड किया, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा? साइन स्क्वायर ओमेगा टी। और इसको आप देख सकते हो, एक इसके अंदर डीसी टर्म आ जाएगी और एक इसके अंदर कॉस की टर्म आ जाएगी 2 टाइम्स। ठीक है, तो आपकी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? डबल। आपने फ्रीक्वेंसी जो दी थी वो 50 हर्ट्ज की दी थी, आपको जो फ्रीक्वेंसी मिल रही है वो 100 हर्ट्ज मिल रही है। बेसिकली क्या हो गया आपका पास? बेसिकली सिग्नल के अंदर जो नॉइस है वो बहुत इंक्रीज कर गई। आपके पास जो सिग्नल था उसके अंदर जो नॉइस थी वो बहुत इंक्रीज कर चुकी है। ठीक है, आपकी जो सिग्नल है उसके अंदर जो नॉइस थी वो बहुत इंक्रीज कर गई है। ठीक, ये पॉइंट क्लियर है? ये पॉइंट क्लियर हो गया सभी को? ये पॉइंट क्लियर हो गया? ठीक है। अब देखो, इस आईबी के अंदर, इस आईबी के अंदर अगर आपके पास ये आईबी था, तो देखो आपने जो डीसी वैल्यू ली थी इसके अंदर, डीसी वैल्यू वाज कितना था? 2। डीसी वैल्यू 2, सॉरी 20 माइक्रो एम्पियर, 20 माइक्रो एम्पियर, ठीक है। और आईसी की जो हमारे को यहाँ पे वैल्यू मिल रही थी दैट वाज 2 मिली एम्प्स, 2 मिली एम्प्स, ओके। अब देखो यहाँ पे ये था हमारे पास आईबी। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, जो एसी वैल्यूज थी वो यहां से यहां तक जाएंगे हमारे पास। दिस इज 2 माइक्रो एम्पियर, दिस इज आल्सो 2 माइक्रो एम्पियर, दिस इज 2.2 एंड दिस इज 1.8। इस तरीके से मिल रहा था। अब देखो अगर आप केवल इस रीजन के बारे में बात करेंगे, ठीक है, ये वाला जो रीजन है, ओवरऑल जो आपका सिस्टम है वो नॉन लीनियर है, लेकिन इतने पार्ट के अंदर, ये जो पार्ट है आपके पास, सपोज करो ए से लेके बी के अंदर, ये क्या है? ऑलमोस्ट लीनियर है, ऑलमोस्ट
लीनियर है, या इसको हम बोल देते हैं कई बार पीस वाइज लीनियर भी, कई बार हम इसको बोल देते हैं पीस वाइज लीनियर भी है, ठीक है। पीस वाइज लीनियर, ओवरऑल नॉन लीनियर था, बट इस रेंज के अंदर ए से बी के बीच में, ए से बी के बीच में ये क्या है हमारे पास, लीनियर। ओवरऑल नॉन लीनियर था, बट ए से बी के बीच में क्या कर रहा है ये, लीनियर। तो इसका मतलब आपको क्या देखना पड़ेगा, अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, डीसी की वैल्यू के कंपैरेटिवली एसी की जो वैल्यू थी बहुत कम थी, डीसी की वैल्यू जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है एसी के साथ। मतलब एसी के अंदर जो वेरिएशन है, एसी का जो वेरिएशन है वो हमारा डीसी के हिसाब से क्या होना चाहिए, काफी कम होना चाहिए, तभी वो कहां रहेगा, लीनियर रीजन में रहेगा, तभी वो कहां रहेगा, लीनियर रीजन में रहेगा। और देखो ये जो एसी वेरिएशन है बहुत कम होता है, इसीलिए हम इनको बोलते हैं स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर, स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर। अब स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर का मतलब कभी भी ये नहीं होगा कि वो स्मॉल सिग्नल को एम्पलीफाई करता है। स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर का मतलब है कि एसी के अंदर जो वेरिएशन है वो डीसी के कंपैरेटिवली बहुत कम है। देखो एसी कितना था हमारे पास, डीसी कितना था 20, और एसी में वेरिएशन कितना हो रहा है हमारे पास, केवल 2 माइक्रो एम्पियर का, केवल 2 माइक्रो एम्पियर का। लेकिन अगर यही वेरिएशन आपके पास, अब देखो एक क्या कर सकते थे हमारे पास, एक ये आया, एक आप क्या कर सकते हो, सपोज करो दिस इज स्टिल सेम सिस्टम होता, ठीक है, ये हमने कुछ इस तरह का दिखा दिया, दिस वाज 20 माइक्रो एम्पियर एंड दिस इज सपोज करो 10 माइक्रो एम्पियर एंड दिस इज सम 30 माइक्रो एम्पियर। क्योंकि आप इसको हमेशा कहाँ यूज करोगे, लीनियर के अंदर, ठीक है, मतलब लाइक एक्टिव रीजन में। तो ये पूरा का पूरा मेरे पास एक्टिव के अंदर था। अब देखो डीसी की जो वैल्यू है आपके पास दैट वाज 20 माइक्रो एम्पियर, और एसी की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई आपके पास, 10 माइक्रो एम्पियर। ये वैल्यू जो है काफी कंपेरेबल है, ये जो वैल्यूज है ये काफी कंपेरेबल है। लेकिन अगर इसके अंदर आप देखोगे इसको और पीछे वाले को, अगर आप थोड़ा सा कंपेयर करोगे दोनों कर्व को, सॉरी इस कर्व को और ये जो दूसरा कर्व है हमारे पास, ठीक है, दोनों कर्व को अगर देखोगे तो यहां से यहां तक ये ऑलमोस्ट लीनियर था, लेकिन इस सिस्टम में क्या आ गया, ये नॉन लीनियर है। ये जो सिस्टम क्या दिख रहा है आपको, नॉन लीनियर दिख रहा है, ये सिस्टम जो है नॉन लीनियर है। ये जो सिस्टम आपको दिखाई दे रहा है ये नॉन लीनियर है। और यहाँ पे जो आपका डीसी है, जो एसी पार्ट है वो काफी ज्यादा कंपेरेबल है, एसी पार्ट जो है आपका कंपेरेबल है। इस तरह के जो सिग्नल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं लार्ज सिग्नल एम्पलीफायर, लार्ज सिग्नल एम्पलीफायर। जो आप पढ़ते थे क्लास ए क्लास बी, उस तरह के जो एम्पलीफायर होते हैं उनको हम बोलते हैं लार्ज सिग्नल एम्पलीफायर। लार्ज सिग्नल का मतलब ऐसा नहीं कि लार्ज सिग्नल को एम्पलीफाई करता है, बेसिकली जो डीसी के कंपैरेटिवली जो एसी वेरिएशन होती है हमारे पास, डीसी कंपैरेटिवली जो एसी वेरिएशन होती है वो कंपेरेबल होती है, वो कंपेरेबल होती है। और एक चीज हमेशा याद रखना कि डीसी की वैल्यू एसी वेरिएशन के बराबर नहीं हो सकती है, डीसी की वैल्यू एसी वेरिएशन के बराबर नहीं हो सकती, क्योंकि देखो अगर आप डीसी की वैल्यू लेते हो 20 माइक्रो एम्पियर और एसी भी आप प्लस माइनस 20 प्रोवाइड कर देते हो, तो पॉजिटिव पार्ट में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नेगेटिव पार्ट के अंदर आपको कितना मिल जाएगा, आईबी की वैल्यू 0 माइक्रो एम्पियर। और अगर आईबी की वैल्यू 0 हो गई तो सिस्टम दोबारा कहां चला जाएगा, कट ऑफ के अंदर। तो एसी और डीसी की वैल्यूज कभी बराबर नहीं हो सकती, डीसी की वैल्यू हमेशा ज्यादा होगी एज कंपेयर टू एसी, एज कंपेयर टू एसी वेरिएशन। और जब एसी जो है वो कंपैरेबल हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं लार्ज सिग्नल एम्पलीफायर, जो कि नॉन लीनियर होते हैं, जिनके अंदर नॉइज जो होती है वो ज्यादा होती है। इसीलिए आप क्लास ए क्लास बी क्लास सी उसमें क्या पढ़ते थे कि जहां भैया बहुत नॉइसी सिग्नल्स होते हैं उसके अंदर आप नॉइज के बारे में बात कर रहे होते थे कि इसमें कौन सी नॉइस होगी, इसमें कौन कौन से हार्मोनिक्स होंगे, ठीक है। इसके अंदर ये सब चीजें नहीं आती है, इसमें हार्मोनिक्स वगैरह नहीं दिखाई देते हैं अपने को, क्योंकि ऑलमोस्ट लीनियर होता है। और हमारे कोर्स में भगवान की उस कृपा से कि एम्पलीफायर के अंदर हमको जो पढ़ना होता है वो स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर ही पढ़ना है, तो हम बच गए, स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर, ठीक है, हमको जो पढ़ना है वो स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर पढ़ना है। तो ये पॉइंट समझ में आया, एसी वेरिएशन डीसी वेरिएशन ये चीजें क्लियर हुई आपको, एसी वेरिएशन डीसी वेरिएशन ये सब चीजें क्लियर हुई आप लोगों को। ओके, एक ही को क्लियर हुई और बाकी लोग क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये जो हमने अब तक पढ़ा था ये पूरा का पूरा ना एम्पलीफायर था, ये पूरा का पूरा एम्पलीफायर था कि हम उसको एक्टिव रीजन में क्यों यूज करते हैं, एसी वेरिएशन जो है वो कम क्यों होता है, हम डायरेक्ट एसी क्यों नहीं अप्लाई कर देते हैं, डीसी की क्या जरूरत होती है। तो अगर आपसे अब कोई पूछेगा कि एम्पलीफायर के अंदर हम डीसी क्यों यूज करते हैं तो आप क्या बताएंगे, आपसे कोई पूछे, आपसे पहला क्वेश्चन अगर कोई पूछे कि एम्पलीफायर में डीसी का क्या काम होता है,
क्योंकि एम्पलीफायर का मतलब तो एसी को वो इंक्रीज कर रहा है। तो डीसी का क्या काम होता है, तो आप क्या बताएंगे डीसी क्या करता है, एक वर्ड के अंदर बताना है आपको कि डीसी क्या करता है। डीसी क्या करता है आपका, डीसी क्या कर रहा होता है आपका बेसिकली, एम्पलीफायर के अंदर डीसी का क्या काम होता है हमारे पास, एम्पलीफायर में डीसी का क्या काम होता है हमारे पास। बिल्कुल सही, एम्पलीफायर डीसी को कहां पे रखता है, एक्टिव के अंदर, और जब वो एक्टिव में रहता है तभी वो सारे काम कर पाता है। तो डीसी का जो बेसिक फंडा है वो क्या काम कर रहा है, केवल उस सिस्टम को एक्टिव के अंदर पुट कर रहा है, बस और कुछ नहीं होता। और इसीलिए हम सब वो बाइसिंग टेक्निक, स्टेबलाइजेशन टेक्निक, कंपेंसेशन टेक्निक्स पढ़ रहे थे, ताकि जब टेम्परेचर के अंदर वेरिएशन हो तो हमारा डीसी चेंज ना हो। देखो यहाँ पे भी आपने क्या लिखे चले हो, 20 माइक्रो एम्पियर। इसका मतलब आपका जो कर्व बन रहा था, जो आपका कर्व बन रहा था, अगर आप ध्यान से देखेंगे, आपका जो कर्व बन रहा है वो कुछ ऐसा है, ऐसा था, ठीक है। डीसी वॉज कांस्टेंट, और एसी क्या था उसके ऊपर, एसी जो था हमारे पास कुछ इस तरीके से था। तो क्या हो रहा था, डायरेक्टली ऐड हो रहा था। लेकिन अगर आपका ये जो डीसी है ये वेरी करेगा, अगर आपका ये जो डीसी है ये वेरी करेगा कि पहले कुछ ज्यादा है, फिर किसी पॉइंट के बाद ये डिक्रीज हो गया, फिर ये इंक्रीज हो गया। अब वैल्यू तो वही है आपके पास कि 1 वोल्ट मिलेगा, लेकिन यहाँ का 1 वोल्ट अलग होगा और यहाँ का 1 वोल्ट अलग होगा, ठीक है। तो अब ये जो सिग्नल है ये कैसा दिखाई देगा, ये कुछ इस टाइप का हो गया कि यहाँ पे आपको जो आवाज सुनाई देगी ना, उसकी जो पिच होगी काफी ज्यादा होगी, यहाँ पे एकदम से पिच लो हो जाएगी, यहाँ पे फिर अगेन हाई हो जाएगी। तो सुनने में कैसा लगेगा आपको, सुनने में ये कैसा लगेगा आपको, अगर इस तरह का आपको सुनाई देगा, कभी कम कभी ज्यादा, आवाज आ रही है, डिस्टर्ब रहोगे, ठीक है। तो इसीलिए क्या करते हैं, हमारे लिए एम्पलीफायर के अंदर डीसी की जो वैल्यू चाहिए होती है वो कांस्टेंट चाहिए होती है। मतलब कि वो टेम्परेचर की वजह से, ट्रांजिस्टर हम अगर चेंज कर देते हैं या कोई भी कारण हो, उसकी जो वैल्यू है डीसी की वैल्यू वो चेंज नहीं होनी चाहिए। हमारी जो डीसी की वैल्यू है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। जो आपने एक बार फिक्स कर दिया ऑपरेटिंग पॉइंट हैज टू बी कांस्टेंट, ऑपरेटिंग पॉइंट हैज टू बी कांस्टेंट। आपका ऑपरेटिंग पॉइंट कभी भी वेरिएबल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ऑपरेटिंग पॉइंट कांस्टेंट है तभी आपका जो एम्पलीफायर है वो अच्छे से काम करेगा और आपको जो आवाज आएगी और जो भी चीजें जो आप करवाना चाहते हो वो क्लियर होगा। अगर आपका डीसी जो है उसके अंदर वेरिएशन होगा तो आपका आउटपुट कभी भी ढंग से काम नहीं करेगा। सिंपल, बेसिक, ठीक, क्लियर, ये क्लियर है, ये क्लियर है, ओके। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए आपका ट्रांजिस्टर है कुछ इस टाइप के ओके। अभी क्या था, अब हम एक बार थोड़ा सा एच पैरामीटर को देखते हैं, थोड़ा सा एच पैरामीटर को देखते हैं। एच पैरामीटर जो आपके पास होते थे, ठीक है, एम्पलीफायर खत्म हमारा, ठीक है। अब हम एसी के बारे में बात करेंगे, या क्या बोलते हैं उसको, कि जो आपकी एसी एनालिसिस होती है या फिर जो हम निकालते हैं वो किस तरीके से निकालते हैं। अब देखिए एच पैरामीटर में क्या होगा आपके पास, V1 इज इक्वल टू H11 I1 प्लस H12 V2, I2 is equal to H of 21 I1 plus H of 22 V2। यही होता था, V1 I2 H11 H12 H21 H22 V1 एंड V2, यही होते थे हमारे पास, सॉरी, I1 एंड V2, ठीक है, सॉरी, हाइब्रिड पैरामीटर बोलते थे इनको, हाइब्रिड पैरामीटर्स ऐसे ही बनता था, ठीक, यही था। अब हम क्या करते हैं, इसका ना स्मॉल सिग्नल, इसका मॉडल बनाते हैं, मॉडल बनाते हैं। ये वोल्टेज है, अगर ये वोल्टेज होगी तो दोनों किस में होंगे, ये दोनों सीरीज में होने चाहिए। अगर ये वोल्टेज है तो ये दोनों किस में लगेंगे, सीरीज में, क्योंकि ये भी वोल्टेज की फॉर्म में होगा और ये भी वोल्टेज की फॉर्म में होगा। तो देखिए टोटल वोल्टेज है आपके पास V1, उसके बाद आपके पास क्या आया H11 बिकॉज ऑफ रेजिस्टेंस, क्योंकि करंट है, इसके साथ जो करंट जाएगा दैट इज I1। उसके बाद यहाँ पे वोल्टेज है, इसका मतलब दिस इज अ वोल्टेज डिपेंडेंट सोर्स। तो ये कुछ इस टाइप का आ गया आपके पास, प्लस माइनस H of 21 V2। और देखिए ये जो करंट है, करंट की फॉर्म में मतलब सर्किट कैसा लगेगा, पैरेलल में लगेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे आपके पास वोल्टेज है V2, यहाँ पे आपके पास जो करंट है दैट इज I2,
और दिस इज इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज, वोल्टेज के साथ कर रहे हो, इसका मतलब 1/H22 कंडक्टेंस। बेसिकली H22 जो है यहाँ पे वो कंडक्टेंस की तरह काम करेगा, वोल्टेज है तो ये क्या करेगा, कंडक्टेंस की तरह काम करेगा। I2 I1, तो इसका मतलब दिस इज अ करंट सोर्स H21 I1। ये जो सर्किट बनाया है, इस सर्किट में कोई दिक्कत है तो पूछिए। ये जो मैंने सर्किट बनाया है, इस सर्किट में अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं। इस सर्किट में अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं। ये जो सर्किट मैंने इस इक्वेशन का यूज करके ड्रॉ किया है, इस सर्किट में अगर कोई दिक्कत है तो आप लोग पूछ सकते हैं। इस सर्किट में आपको कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं। कोई दिक्कत किसी को भी? ओके, चलिए तो फिर आगे चलते हैं। ओके, देखिए, जब आप इस सर्किट को देखेंगे, जब आप सर्किट को देखेंगे तो अब हम क्या करते हैं, हम वैल्यूज निकालते हैं। H11 क्या होता है हमारे पास, V1 डिवाइडेड बाय I1। दिस कम्स टू बी एज अ रेजिस्टेंस, एज ए रेजिस्टेंस। और देखिए, V1 इनपुट वोल्टेज है और I1 क्या है, इनपुट करंट है, तो रेजिस्टेंस कौन सी हो जाएगी हमारे पास, दिस इज योर इनपुट रेजिस्टेंस। लिख सकते हैं आप इसको इनपुट रेजिस्टेंस, HI इज बेसिकली इनपुट रेजिस्टेंस, ठीक है। और देखिए H(21) के बारे में हम बात करते हैं, सॉरी दिस इज H(12), सॉरी सॉरी सॉरी, H(12), हाँ, H(12) दैट इज इक्वल टू V1 अपॉन V2। अब देखिए ये क्या है, वोल्टेज और वोल्टेज का रेशियो है, मतलब वोल्टेज गेन, वोल्टेज गेन। बट अगर आप इसके अंदर ध्यान से देखेंगे, ये है इनपुट वोल्टेज और V2 है आउटपुट वोल्टेज। इसका मतलब क्या हो गया, इसको हम बोल सकते हैं रिवर्स वोल्टेज गेन, रिवर्स वोल्टेज गेन H(21), H(12), सॉरी H(21) के बारे में बात करते हैं, दैट इज बेसिकली I2 बाय I1। दिस इज करंट गेन, और आउटपुट बाय इनपुट है, इसका मतलब फॉरवर्ड करंट गेन, फॉरवर्ड करंट गेन, सिंपल। और H(22) क्या हो जाएगा हमारे पास, H(22) इज बेसिकली इक्वल टू I2 बाय V2, I2 बाय V2। दिस इज बेसिकली कंडक्टेंस, दिस इज बेसिकली कंडक्टेंस। और ये कंडक्टेंस क्या हो गया हमारे पास, दिस कंडक्टेंस इज योर आउटपुट कंडक्टेंस, दिस इज योर आउटपुट कंडक्टेंस। तो बताइए इन चार चीजों में कोई परेशानी, इन चार चीजों में कोई परेशानी आपको, इन चार चीजों में कोई परेशानी आपको? ओके, ठीक है, कोई परेशानी नहीं। अब देखो कहानी क्या थी हमारे पास, कि जो हमारा सर्किट था, जो हमारा सर्किट था, वो मुझे पता था कि डीसी के अंदर कैसे काम कर रहा था। डीसी के अंदर हमारा सिस्टम जो था वो काम कैसे कर रहा था, कि बेस एमीटर वोल्टेज आपको मिल गई, कलेक्टर एमीटर आपके पास वोल्टेज मिल गई, आपके पास ये वोल्टेजेस की फॉर्म में होता था। इनपुट में क्या था, उससे आपको फर्क नहीं पड़ता था, बस आपको यहाँ पे वोल्टेजेस मिल रही थी। अब ये अंदर रेजिस्टेंस की फॉर्म में था, क्या था नहीं पता था, बट हमारा सिस्टम काम कर रहा था। जब हम एसी एनालिसिस करेंगे, जब हम एसी एनालिसिस करेंगे, तो उनकी जो बिहेवियर होगा रेजिस्टेंस वगैरह का, वो डेफिनेटली चेंज होगा। जो अंदर जो इंटरनल सर्किट है वो एसी के अंदर थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से काम करेगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, रेदर देन उस सर्किट को सेम तरीके से सॉल्व करेंगे, क्योंकि अब देखो वहां पे क्या था, अब आपको क्या चाहिए, केवल एसी एनालिसिस कर रहे हैं, आप एसी एनालिसिस कर रहे हैं, तो डीसी के टर्म्स में तो आप समझ सकते हैं उसको कि भैया 0.7 वोल्ट ही चाहिए। बट एसी के केस में थोड़ी पता है आपको, एसी के केस में आपको थोड़ी पता है कि भैया वो काम कैसे कर रहा है, या वहां पे 0.7 वोल्ट होगा। एसी के अंदर कितनी वोल्टेज पे वो काम कर रहा है नहीं कर रहा है ये नहीं पता मेरे को। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा बीजेटी था, बीजेटी था, उसका इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करेंगे एसी के लिए। हम क्या करेंगे, बीजेटी का इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करेंगे, बीजेटी का इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करेंगे इन टर्म्स ऑफ दिस, इन टर्म्स ऑफ दिस। अब देखिए अब क्या कर सकते हैं, जैसे आपका ये सर्किट है, ठीक है, H(11) ये क्या था आपके पास, इनपुट रेजिस्टेंस, तो ये क्या हो जाएगा, इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ बीजेटी, सिंपल, दिस इज इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ बीजेटी। दिस इज रिवर्स वोल्टेज गेन ऑफ बीजेटी, this is forward current gain of BJT, and this is conduct output conductance of BJT। कहानी खत्म, सिंपल, ठीक है। तो अब इसको जब आप ड्रॉ करेंगे, जब आप इसको ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो अब आप कैसे ड्रॉ कर देंगे इसको,
सर्किट आपका सेम है, H ऑफ 11 I1 प्लस माइनस H ऑफ 12 V2 H of 21 I1, this is 1 by H22 V out. ओके, अब देखो सपोज करो कुछ चीजों के बारे में हमें नहीं पता है, कुछ चीजों के बारे में हमको नहीं पता है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये तो पता है ना V1, ठीक है, कुछ चीजों के बारे में हमें नहीं पता है, कुछ चीजों के बारे में हमें पता है। तो देखो H of 11 अभी हम जो देखेंगे उसके अंदर ये सारी की सारी जो टर्म्स होती हैं वो हमको ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर गिवन होती हैं। वो सारी की सारी जो हमारे पास टर्म्स होती हैं वो हमको ऑलरेडी क्वेश्चंस के अंदर गिवन होती हैं। ठीक है, वो ऑलरेडी हमारे पास क्या होता है, क्वेश्चंस के अंदर गिवन होती है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब देखो अगर इसको, अगर आपके पास ये ट्रांजिस्टर है, ये ट्रांजिस्टर है आपके पास, ये बेस, ये एमीटर और ये कलेक्टर है, इन टर्मिनल्स को जब आप पुट करेंगे तो देखिए ये जो टर्मिनल है आपके पास, ये जो टर्मिनल है इसको हम बेस लेंगे, इस टर्मिनल को हम कलेक्टर लेंगे, और ये जो टर्मिनल है आपके पास, दिस टर्मिनल विल बी कॉल्ड एज एमिटर टर्मिनल। और देखिए बेस के अंदर जो करंट आ रहा है वो क्या होता है हमारे पास, IB, तो आप I1 को IB लिख लेंगे, I2 जो है हमारे पास वो IC के बराबर हो जाएगा, दिस इज H21 ऑफ IB, दिस इज V2। ठीक है, और देखो जब जो ट्रांजिस्टर होता है इसको आप कैसे यूज कर रहे हो, एज ए एम्पलीफायर। आप ट्रांजिस्टर क्या कर रहे हो, एम्पलीफायर की तरह यूज कर रहे हो। तो एम्पलीफायर जब आप यूज करते हो तो V2 by V1 क्या होता है, काफी लार्ज होता है, तो V1 by V2 क्या हो जाएगा, काफी स्मॉल हो जाएगा। तो अगर वोल्टेज सोर्स जो है आपके पास बहुत स्मॉल हो जाएगी, मतलब H12 की जो वैल्यू होती है दिस इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 0। ठीक है, वैल्यू इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 0। तो जब ये 0 हो जाएगा तो इसको आप किससे रिप्लेस करोगे, शॉर्ट सर्किट से और ओपन सर्किट से। जो H12 V2 है इसको आप ओपन सर्किट से रिप्लेस करोगे या शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस करोगे, शॉर्ट सर्किट से, बिल्कुल सही, क्योंकि वोल्टेज को 0 करना है। तो आपने क्या किया, इसको इस तरीके से रिप्लेस कर दिया, आपने इसको इस तरीके से रिप्लेस कर दिया। अब आपके सर्किट में क्या होगा कि जो आउटपुट रेजिस्टेंस होती है ट्रांजिस्टर की वो बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, आउटपुट रेजिस्टेंस जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है। 1 by H22 is very large, very large, output resistance of a transistor is very high। ठीक है, इसको भी देखेंगे कैसे निकालते हैं, बट हाई है। तो जो हमारे पास अप्रोक्सीमेटेड मॉडल बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, H11 शॉर्ट, H of 21 IB और open, this is I2, this is VC, sorry V2, this is I1 V1 and this is I1, सिंपल। अब हम क्या करेंगे, हम एक क्वेश्चन करेंगे और वहां से इस पूरे सर्किट को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इस पूरे सर्किट को हम सॉल्व करेंगे एक क्वेश्चन को लेके। ठीक है, एक क्वेश्चन को लेके सॉल्व करेंगे और पूरा पूरा सर्किट सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक, पक्का क्लियर है। एक सर्किट लेते हैं, सॉल्व करते हैं और फिर आते हैं हम लोग यहाँ पे वापस। ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं कैसे बनती हैं चीजें। ठीक, ओके, एक काम करते हैं। ओके, देखिए सपोज कीजिए आपके पास एक ये सर्किट है, VCC, RC, RE, R1, R2, ग्राउंड, CE, CC, Cin या CB। ठीक है, दिस इज एम्पलीफायर। ओके, दिस इज एम्पलीफायर। और ये किस टाइप का एम्पलीफायर होगा, ये किस टाइप का एम्पलीफायर होगा, किस टाइप का एम्पलीफायर है, दिस इज V इन, दिस इज V आउट। किस टाइप का एम्पलीफायर है ये, किस टाइप का एम्पलीफायर है ये, किस टाइप का एम्पलीफायर है ये जो हमारा सर्किट है, किस टाइप का एम्पलीफायर है ये, कोई भी। आउटपुट कहां से ले रहे हैं, इनपुट कहां से ले रहे हैं, उसके बेसिस पे हम बताते थे ना किस टाइप का एम्पलीफायर है, किस टाइप का एम्पलीफायर होगा ये, कोई भी, किस टाइप का एम्पलीफायर है ये, कॉमन एमिटर, बिल्कुल सही, CE एम्पलीफायर। ओके, देखो इस सर्किट को पहले हम बनाते हैं डीसी के लिए, इस सर्किट को मैं पहले बनाता हूं डीसी के लिए। जब आप डीसी के लिए बनाएंगे तो आपको क्या करना है, AC को 0 कर देना है
एसी आपका 0 हो जाएंगे, एसी सोर्सेस, और कैपेसिटर 1/ω/c की वजह से ओपन सर्किट की तरह काम करेंगे, कैपेसिटर की वजह से ओपन सर्किट की तरह काम करेंगे। तो आपका सर्किट बनेगा कुछ ऐसा, प्लस वीसीसी, आरसी, आरई, ग्राउंड, R1, R2, ग्राउंड, दिस, एंड ये ओपन हो गया, और ये भी क्या हो गया हमारे पास, ओपन हो गया, ओपन सर्किटेड, और ये भी क्या हो गया हमारे पास, बी आउट, ओपन हो गया, ओपन सर्किटेड। अब एक देखना इस सर्किट के अंदर, अगर आप इस सर्किट को ध्यान से देखेंगे, अगर आप इस सर्किट को ध्यान से देखेंगे, यही सर्किट है आपके पास, यही सर्किट है आपके पास। इसकी एनालिसिस कर चुके थे आप लोग, इसकी एनालिसिस कर चुके थे आप लोग, तो इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। अब हम क्या करेंगे, हम एसी एनालिसिस करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इस सर्किट की एसी एनालिसिस करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हम इस सर्किट की क्या करेंगे, एसी एनालिसिस स्टार्ट करना। इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, डीएसी एनालिसिस में तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल है। ठीक है, बहुत सिंपल है। अब देखो एसी एनालिसिस करते हैं। जब आप एसी एनालिसिस करते हैं, जब आप एसी एनालिसिस करेंगे तो हमेशा याद रखिएगा, फर्स्ट पॉइंट क्या होगा आपके पास, कि डीसी सोर्सेज को आप जीरो कर देंगे, डीसी सोर्सेज को जीरो कर देंगे, और कैपेसिटेंस जो है 1/ω/c, ओमेगा की वैल्यू काफी ज्यादा है, इसका मतलब इसकी वैल्यू बहुत कम हो जाएगी, तो दे विल एक्ट एज अ शॉर्ट सर्किट, दे विल एक्ट एज अ शॉर्ट सर्किट, पहला फंडा। ठीक है, कि आप इसको कर देंगे शॉर्ट सर्किट। अब देखिए, सबसे पहले ही जो वीसीसी है, इसको हमें क्या करना है, ग्राउंड करना है, ग्राउंड हो गया। कैपेसिटर को क्या करना है, आपको शॉर्ट कर देना है, कैपेसिटर को आपने शॉर्ट कर दिया। ठीक, कैपेसिटर को आपने शॉर्ट कर दिया। देखो, दिस टर्मिनल इज बेस, दिस टर्मिनल इज एमिटर, एंड दिस टर्मिनल इज योर कलेक्टर, सिंपल। अब देखो, जो बेसिक मॉडल था आपके पास, उसमें तीन चीजें होती थी, केवल यही था आपके पास जो बेसिक मॉडल था, उसमें तो आपके पास केवल यही था, दिस इज कलेक्टर, दिस इज बेस, एंड दिस इज एमिटर, यही था। ठीक है, और दिस इज H11। देखिए, H11 को हम लोग लिखते हैं H ऑफ IE, इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ कॉमन एमिटर, क्योंकि ये देखो ना, इसमें एमिटर जो है वो इनपुट और आउटपुट में कॉमन है, इसीलिए H ऑफ IE लिख देते हैं इसको। और H ऑफ 21 को हम लोग लिख देते हैं H ऑफ FE, कॉमन एमिटर के लिए तो H ऑफ FE। सो दिस इज H ऑफ FE IB, क्योंकि यहां से जो करंट आएगा, दिस इज योर IB, तो दिस इज योर IB। ठीक है, दिस करंट, दिस वैल्यू इज H ऑफ IE। यहां तक कोई दिक्कत, इस पॉइंट तक कोई दिक्कत, ये कि हमने वोल्टेज सोर्स को ग्राउंड कर दिया, कैपेसिटर्स को शॉर्ट सर्किट कर दिया। ठीक है, और ये हमने, जो था हमारा इक्विवेलेंट मॉडल था, जो किसी भी बीजेटी का, किसी भी बीजेटी को आप इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी भी बीजेटी को आप इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। यहां तक क्लियर है, इस पॉइंट तक क्लियर है, इस पॉइंट तक क्लियर है, हाँ या ना बोले यार। ओके, अब एक बात बताओ, जब आप एसी की बात करेंगे, ये एमीटर टर्मिनल है, ठीक है, तो एमीटर के अंदर, एमीटर जो है उसको कैसे कनेक्ट करोगे, ग्राउंड से कनेक्ट करोगे या आरई के थ्रू, मतलब लाइक, मैं ऐसे दो ऑप्शन दे देता हूं आपको। एक तो कनेक्शन हो सकता है एमीटर का ऐसा, आरई और ग्राउंड, और दूसरा कनेक्शन हो सकता है कि डायरेक्टली ग्राउंड। तो एमीटर के अंदर आप कैसे लगाओगे, ए की तरह कनेक्ट करेंगे एमीटर को, या बी की तरह कनेक्ट करेंगे एमीटर को, ए से कनेक्ट करेंगे या बी की तरह, कौन सा वाला सर्किट होगा एमीटर के लिए, एमीटर के लिए कौन सा वाला सर्किट होगा, ए होगा या बी होगा, बी। बाकी लोग बी, बिल्कुल सही, क्योंकि देखिए एमीटर क्या है, ये शॉर्ट हो गया है जहां ग्राउंडेड है, तो इसका मतलब एमीटर जो होगा वो डायरेक्टली ग्राउंड हो चुका होगा आपके पास, तो ये मिल गया आपको, कोई दिक्कत नहीं है। एमीटर रेजिस्टेंस यहाँ पिक्चर में नहीं आएगी। ठीक, ओके। और यहां से आपको एक इंटरेस्टिंग चीज भी समझ में आई, कि जो एमिटर रेजिस्टेंस है वो डीसी में तो आ रही थी, लेकिन एसी में नहीं आ रही थी, और आपको हमने बताया था उस टाइम पे कि नेगेटिव फीडबैक प्रोवाइड कर रही है, नेगेटिव फीडबैक प्रोवाइड कर रही थी, तो इसका मतलब नेगेटिव फीडबैक किसको प्रोवाइड करेगी, केवल डीसी को, और एसी में ये नहीं आ रही है, इसका मतलब एसी के अंदर नेगेटिव फीडबैक नहीं दिखाई देगा आपको। ठीक है, अब देखिए बेस, ये है आपका बेस टर्मिनल, R1 बेस और ग्राउंड के बीच में क्या कनेक्टेड है आपके पास, R1 बेस और ग्राउंड के बीच में क्या कनेक्टेड है, R1। और देखिए R2 भी क्या है, बेस और ग्राउंड के बीच में आपके पास R2 कनेक्टेड है, R2 कनेक्टेड है, और आपका बेस और ग्राउंड के बीच में ही Vin कनेक्टेड है। क्या ये मैंने सही बनाया है, क्या मैंने ये सही बनाया है, क्या मैंने ये सही बनाया है,
क्या मैंने ये सही बनाया है? बिल्कुल ठीक है। अब देखिए कलेक्टर, कलेक्टर के अंदर ये जो पॉइंट है, ये जो कलेक्टर है ये डायरेक्टली वी आउट से कनेक्टेड है। इसका मतलब वी आउट आपको मिलेगा यहाँ पे इस तरीके से, प्लस माइनस इस तरीके से वी आउट देखेंगे। और देखिए कलेक्टर और ग्राउंड के बीच में आरसी कनेक्टेड है, कलेक्टर और ग्राउंड के बीच में आपके पास आरसी कनेक्टेड है। ठीक है, आप ऐसे मेजर कर रहे हैं प्लस माइनस वी आउट। ठीक है, प्लस माइनस वी आउट जो है वो बेसिकली आप इस तरीके से मेजर कर रहे हैं। ओके, ये बन गया हमारे पास। अब देखिए सिंपल, ये मेरा आउटपुट है। ठीक है, आउटपुट में यहां पे मेरे पास वी आउट है। अब देखिए इस सर्किट के अंदर ये करंट सोर्स है और एक रेजिस्टेंस है। ये सारा का सारा करंट कहां फ्लो करेगा? इस आरसी के थ्रू फ्लो करेगा। ये पूरा का पूरा जो करंट है ये क्या फ्लो करेगा? इस आरसी के थ्रू फ्लो करेगा। मानते इस चीज को? जो हमारा पूरा का पूरा करंट है वो इस आरसी के थ्रू फ्लो करेगा। मानते इस चीज को? मेरा जो करंट सोर्स है ये पूरा का पूरा क्या करेगा? आरसी के थ्रू फ्लो करेगा। ठीक है, अब देखो आरसी के थ्रू नीचे से जा रहा है। अगर ये नीचे से जाएगा, अगर ये नीचे से जाएगा, देखो ये टर्मिनल क्या हो जाएगा? बस पॉजिटिव, और ये टर्मिनल क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो देखियो वी आउट की वैल्यू क्या मिलेगी मेरे को? वी आउट इज इक्वल टू माइनस एच ऑफ एफ ई आई बी डॉट आर सी। अब देखो यहाँ नेगेटिव क्यों आया? क्योंकि देखो आपने जो मल्टीमीटर कनेक्ट कर रखा है, मल्टीमीटर जो कनेक्ट कर रखा है वो इस तरीके से है। मल्टीमीटर जो आपने कनेक्ट कर रखा है वो इस तरीके से, उसका पॉजिटिव यहां लगा हुआ है, नेगेटिव यहां लगा हुआ है। लेकिन करंट जो फ्लो कर रहा है उसकी वजह से जो वोल्टेज जनरेट हो रही है उसमें आरसी ये पॉजिटिव मिल रहा है आपको और ये नेगेटिव मिल रहा है। इसने यहाँ पे नेगेटिव साइन लगाया। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे नेगेटिव साइन लगाया। तो नेगेटिव साइन का फंडा क्लियर है? नेगेटिव साइन का फंडा क्लियर है कि नेगेटिव साइन क्यों आया हमारे पास? नेगेटिव साइन का फंडा क्लियर है? ओके, अगर आपके पास ये फंडा क्लियर हो गया आपके पास, तो देखिए वी आउट की वैल्यू ये है। अब देखो वी इन प्लस माइनस वी इन, और यहाँ पे भी वोल्टेज क्या होगी? क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है, तो इसका मतलब यहाँ पे भी आपको क्या मिलेगा? वी इन मिलेगा। यहाँ पे बेस करंट है, तो अब देखो वी इन की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास? वी इन कैन बी रिटन एज एच ऑफ आई ई डॉट आई बी, लिख सकते हैं एच ऑफ आई ई डॉट आई बी। अब देखिए वी आउट बाय वी इन की जब मैं वैल्यू निकालूंगा दैट इज इक्वल टू माइनस एच ऑफ एफ ई डॉट आई बी डॉट आर सी डिवाइडेड बाय एच ऑफ आई ई डॉट आई बी। सो इसको आप क्या लिख सकते हो? वी आउट बाय वी इन की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू माइनस एच ऑफ एफ ई डॉट आर सी डिवाइडेड बाय एच ऑफ आई ई। ठीक, अब देखो एच ऑफ एफ ई जो होता है हमारे पास, एच ऑफ एफ ई जो होता है हमारे पास, इसकी वैल्यू बीटा के आसपास होती है। क्योंकि देखो आप एच ऑफ एफ ई क्या है? आई बी, और यहां से जो करंट आ रहा था वो आईसी था। तो अगर आप आईसी देख रहे हैं, आईसी इज इक्वल टू एच ऑफ एफ ई आई बी है। तो आईसी डिवाइडेड बाय आई बी इज इक्वल टू एच ऑफ एफ ई। ये जो वैल्यू होती थी हमारे पास क्या होती थी? बेसिकली बीटा। तो एच ऑफ एफ ई अगर आपको नहीं दे रखा होता तो हम बीटा को ही एच ऑफ एफ ई कनेक्ट कर कंसिडर करते हैं। अगर हमको एच ऑफ एफ ई गिवन नहीं होता है तो बीटा, और इसकी वैल्यू हमेशा बीटा के आसपास ही होगी, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब देखो ये वैल्यू जो है बीटा की है। एच ऑफ आई ई की जो वैल्यू होती है वो 1 से 2 किलो ओम के आसपास होती है। अगर हम कभी निकालने का मौका मिला तो निकाल लेंगे। 1 किलो ओम से 2 किलो ओम के आसपास होती है। ठीक है, अब देखो आरसी की वैल्यू आप क्या ले सकते हो? आरसी की वैल्यू 5 किलो ओम के आसपास ले लो, जैसे हमारा वो सर्किट था। ठीक है, उसमें एच ऑफ एफ ई की वैल्यू, बीटा की वैल्यू कितनी थी? 100 थी। तो इसमें देखो आपका वोल्टेज गेन कितना आता? वोल्टेज गेन इज इक्वल टू माइनस एच ऑफ एफ ई दैट इज इक्वल टू 100 इंटू आरसी दैट इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 2 ले लो। सो इसको लेते हैं 250। सो आपका वोल्टेज गेन कितना हो गया? -250। बेसिकली आपकी जो इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज का जो वो रहेगा इस सर्किट के अंदर, इस पर्टिकुलर सर्किट के अंदर, दैट इज ऑलमोस्ट 250 टाइम्स। की मतलब जो इनपुट वोल्टेज होगी उसको आप 250 टाइम्स बेसिकली इंक्रीज कर देंगे। आपकी जो इनपुट वोल्टेज होगी उसको आप बेसिकली 250 टाइम्स इंक्रीज कर देंगे आप इसके अंदर। ठीक है, आप उसकी वैल्यू को क्या करेंगे? बेसिकली 250 टाइम्स इंक्रीज कर देंगे। मानते हैं इस चीज को? वी आउट की वैल्यू, वी आउट की वैल्यू को मानते हैं? ये समझ में आया कि वी आउट की वैल्यू कैसे निकाली मैंने? वी आउट की वैल्यू कैसे निकाली मैंने? सभी को, सभी को, सभी को क्लियर है? ओके, अब देखो एक चीज करते हैं। सपोज करो, जो मैं आपको बताना चाह रहा था, सपोज करो इसके अंदर ना ये जो ट्रांजिस्टर है ये नहीं लगा होता, सॉरी ये जो पार्ट है हमारे पास, ये नहीं लगा होता। सपोज करो ये नहीं लगा होता, तो मेरा बाकी सर्किट सेम होता, केवल
एमीटर की जगह एक रेजिस्टेंस आ रखी होती है हमारे पास, है ना। एमीटर की जगह, एमीटर जो है वो बेसिकली एक आरई के साथ कनेक्ट होता। समझ रहे हो क्या कह रहा हूं मैं? समझ रहे हो कि अगर ये एमीटर जो हमारे पास है, कैपेसिटर है, अगर ये नहीं लगा होता, मतलब आपका सर्किट होता कुछ ऐसा, प्लस वीसीसी, आरसी, आरई, वी आउट, R1, R2, वी इन, ठीक है, दिस इज सी इन। ये सर्किट है हमारे पास, ठीक है। अब इस सर्किट में क्या होगा, देखो आपका सबसे पहले क्या करो, बेस, कलेक्टर और एमीटर बना लिया करो। दिस इज एच ऑफ आई ई, दिस इज एच ऑफ एफ ई, आई बी, एंड दिस इज योर कलेक्टर, दिस इज योर एमीटर। अब देखो इस सर्किट में क्या होगा, जब आप सेम चीजें करेंगे, तो आपका कैपेसिटर को आप शॉर्ट कर देंगे, वोल्टेज को जीरो कर देंगे, ठीक है। तो देखिए अब इसमें क्या आएगा, ये है आपका टर्मिनल जो है, ये है बेस टर्मिनल, ये है आपका एमीटर टर्मिनल। तो एमीटर टर्मिनल पे आपके पास आ गया आर ई, दैट टू विद ग्राउंडेड, और बेस में क्या कनेक्ट करेंगे आप, R1, R2। लेकिन अब ना वो एमीटर के साथ कनेक्ट नहीं होगा, पहले तो एमीटर जो था मेरा ग्राउंड था, इसलिए मैंने ऐसे दिखाया था। तो अब आपका सर्किट कैसा बनेगा, R1, R2, और ये जो वोल्टेज है मेरे पास, दिस वोल्टेज इज माय वी इन, और दिस इज RC, और अभी भी आप आउटपुट इसी तरीके से ले रहे हैं, वी आउट, ठीक। मानते हैं ये जो सर्किट हमने बनाया है, ये बिल्कुल सही बनाया है। इस सर्किट में कोई दिक्कत, ये जो हमने इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाया है, इसमें कोई दिक्कत है किसी को? ये जो सर्किट इक्विवेलेंट बनाया है, इसमें कोई दिक्कत किसी को? ओके, ठीक है। जब आपने ये सर्किट बनाया, आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब देखो यहां से अभी भी जो करंट आ रहा है वो तो यही है, एच ऑफ एफ ई टाइम्स आई बी। तो इसका मतलब वी आउट की वैल्यू तो आपके पास अभी भी क्या है, फिक्स है। वी आउट इज बेसिकली माइनस एच ऑफ एफ ई आई बी डॉट आर सी। वी आउट में कोई दिक्कत? वी आउट में किसी को दिक्कत? देखो एक मिनट देना मेरे को, और इसको देखो। हाँ बताइए, यहाँ पे कोई दिक्कत किसी को? वी आउट के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं थी? वी आउट सही है? वी आउट सही है? हाँ बोलो। ओके, अब देखिए इनपुट के बारे में बात करते हैं। देखो इनपुट जो है, इस पॉइंट से इनपुट जो है मेरे पास, इस पॉइंट से लेके ग्राउंड के बीच में है। मतलब यहाँ जो टोटल वोल्टेज है वो है, दिस वोल्टेज इज वी इन, क्योंकि पैरेलल वोल्टेज सेम होती है, या फिर इस टर्मिनल के ऊपर जो वोल्टेज होगी दैट इज बेसिकली वी इन। यहाँ जो करंट आ रहा है दैट वाज आई बी, यहां से जो करंट आ रहा है दैट वाज एच ऑफ एफ ई आई बी, यहां से जो करंट आ रहा है दैट वाज आई बी। इसका मतलब यहां से जो करंट जाएगा दैट इज इक्वल टू आई बी प्लस एच ऑफ एफ ई टाइम्स आई बी। और ये वोल्टेज जो है इस टर्मिनल, बेस टर्मिनल से लेके ग्राउंड के बीच में है। प्लस माइनस, प्लस माइनस, तो आप इनपुट वोल्टेज को क्या ले सकते हैं,
इज इक्वल टू एच ऑफ आई ई टाइम्स आई बी प्लस 1 प्लस एच ऑफ एफ ई टाइम्स आई बी डॉट आर ई। इनपुट वोल्टेज समझ में आई? इनपुट वोल्टेज ये कितनी आई हमारे पास, कैसे आई? इनपुट वोल्टेज समझ में आया? किसकी वैल्यू इतनी कैसे आई हमारे पास? इनपुट वोल्टेज, ओके। जब आपको पता लग गया इनपुट वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज, तो वी ए वी दैट इज माइनस एच ऑफ एफ ई डॉट आर सी डिवाइडेड बाय एच ऑफ आई ई 1 प्लस एच ऑफ एफ ई टाइम्स आर ई। जब आपका सीई लगा हुआ था इसी सर्किट में, तो आपका वोल्टेज गेन जो था वो था माइनस एच ऑफ एफ ई आर सी डिवाइडेड बाय एच ऑफ आई ई। अब आपका जो वोल्टेज गेन है वो हो गया है ये वैल्यू। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? इस सिस्टम में क्या हुआ? इसके अंदर क्या हुआ? इस सिस्टम में क्या हुआ ऐसा? इस सिस्टम में क्या हो गया अगर हमने सी नहीं लगाया? बिल्कुल सही कि आपका देखो ये एच ऑफ आई ई था, यहां पे एच ऑफ आई प्लस एक टर्म और आ गई। बिल्कुल सही है सर। तो आपका वोल्टेज गेन क्या हो गया? रिड्यूस हो गया। ठीक है, आपका वोल्टेज गेन क्या हो गया? रिड्यूस हो गया। तो इसका मतलब कि अगर आर ई लगा हुआ है तो आपका वोल्टेज गेन क्या कर रहा है? रिड्यूस कर रहा है। अगर आप नहीं लगा रहे हो तो आपका वोल्टेज गेन क्या है? कंपैरेटिवली ज्यादा है। और मैंने ये बताया था कि नेगेटिव फीडबैक प्रोवाइड करता है। ये भाई साहब जो है वो नेगेटिव फीडबैक प्रोवाइड करते हैं। ये भाई साहब जो है ये नेगेटिव फीडबैक प्रोवाइड करते हैं। और ये भाई साहब अगर नेगेटिव फीडबैक प्रोवाइड करेंगे आपके पास, तो आप क्या कर रहे हो? आपका जो वोल्टेज गेन है वो भी क्या करेगा? रिड्यूस करेगा। नेगेटिव फीडबैक में आपका ओवरऑल गेन जो होता है वो रिड्यूस होता है। आप देख रहे हो जब आपने आर ई लगाया था तो ये था, जब सॉरी जब आपने आर ई नहीं लगाया था तो ये था, जब आपने आर ई लगाया तो आपकी वैल्यू हो गई ये। इसका मतलब आपका वोल्टेज गेन क्या हो गया? कंपैरेटिवली रिड्यूस हो गया बिकॉज ऑफ आर ई। और देखो एच ऑफ एफ ई के साथ में है, मतलब बेसिकली अगर 100 था 100 टाइम्स ऑफ आर ई की वैल्यू टाइम्स जो आपका वोल्टेज गेन है वो रिड्यूस हुआ है। ठीक है, जो आपका आर ई के हिसाब से जो वोल्टेज गेन था वो रिड्यूस हुआ है। ठीक, तो देखो इसीलिए ये जो हमारा सीई था, जो सीई था इसको हम बोलते हैं बाईपास कैपेसिटर। इसको हम बोलते हैं बाईपास कैपेसिटर। इसको हम बोलते हैं बाईपास कैपेसिटर। और बाईपास कैपेसिटर का काम क्या होता है कि वो क्या करता है? एसी को अपने थ्रू पास करता है। एसी को अपने थ्रू पास करता है, मतलब एसी के अंदर कोई भी फीडबैक नहीं मिलना चाहिए। और डीसी को आरई के थ्रू पास करता है, और डीसी को आरई के थ्रू पास करता है। ठीक है, डी को सॉरी डीसी को आरई के थ्रू पास करता है। ठीक है, और एसी जो होता है आपका उसको क्या करता है? ये बाईपास कर देता है, शॉर्ट कर देता है, उसके अंदर नहीं आता। तो यही काम होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं बाईपास कैपेसिटर। और C1 एंड C2 तो सेम है हमारे पास। C1 C2 आप देख सकते हो कि यहाँ पे अगर ग्राउंड हो जाएगा तो बेस की वैल्यू 0 हो जाएगी इस केस में भी। तो इसीलिए C1 एंड C2 आर या CB एंड CC आर कपलिंग कैपेसिटर्स। दे आर कपलिंग कैपेसिटर्स। बेसिकली ये जो है इनपुट कपलिंग कैपेसिटर है, क्या कर रहा है? इनपुट को सर्किट के साथ कपल करता है, और ये क्या करता है? सर्किट को लोड के साथ कपल करता है। दिस इज सी आउट, दिस इज सी आउट। ठीक है, आज जो हमने पढ़ा उसमें कोई परेशानी है तो पूछ लें, क्योंकि अब हमारे पास 2 मिनट रह गए हैं। तो हम पुराने वाले में अगर कोई दिक्कत है या इस टॉपिक में किसी कोई परेशानी है तो पूछ सकता है। इस पर्टिकुलर टॉपिक में किसी को दिक्कत है तो पूछ ले, कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ ले। और अगर नहीं पूछ रहे तो फिर मेरा एक सवाल है जो आपको ढूंढना है। तो बताइए, अगर आपके पास कोई सवाल है तो बताइए, नहीं तो फिर मैं अपना सवाल पूछता हूँ आप लोगों से। बाईपास कैपेसिटर वाला रिपीट करना, ओके। जब आपने कैपेसिटर कंसिडर सीई जब आपके सिस्टम में लगा हुआ था, जब सी लगा हुआ था तो आपका वोल्टेज गेन ये आया था। जब आपने कैपेसिटर नहीं लगाया तो आपका वोल्टेज गेन ये आया। तो देखो आपका वोल्टेज गेन क्या हो गया? कंपैरेटिवली रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि आपका डिनोमिनेटर इंक्रीज कर गया। अगर आपका कहीं पे भी डिनोमिनेटर इंक्रीज करेगा तो आपका वोल्टेज गेन क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो कपलिंग जो बाईपास कैपेसिटर होता है ये क्या करता है कि एसी को तो अपने थ्रू पास कर देता है। एसी को जब पास करना होता है ना तो एक रास्ता दे देता है बाईपास। जैसे होते हैं ना शहर के आउटर में एक रास्ता जा रहा होता है जिसको हम बाईपास रोड बोल देते हैं, ताकि आपको उस टाउन के अंदर ना जाना पड़े, और उसकी वजह से क्या रहेगा? टाउन के अंदर ट्रैफिक की प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाती है। तो जब यहाँ पे देखो इस एमीटर में एसी और डीसी दोनों आए, एसी और डीसी दोनों आए। अब जो डीसी था वो तो एमीटर के थ्रू जा रहा है, वो तो एमीटर के थ्रू जा रहा है और मुझको चाहिए भी, तभी हमारा जो सिस्टम था काफी स्टेबल हो पा रहा था
टेम्परेचर के हिसाब से, लेकिन एसी की तो वैल्यू बहुत कम होती है। अब जब एसी आया तो एसी चला गया इस कैपेसिटर के पास, एसी चला गया इस कैपेसिटर के पास, और कैपेसिटर क्या कर रहा है, शॉर्ट की तरह काम कर रहा है। इसका मतलब अब जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू क्या हो गई है उसके लिए, 0। इसका मतलब एसी को कोई फीडबैक नहीं मिलेगा, एसी के अंदर नेगेटिव फीडबैक जो है आपका वो नहीं होगा, नेगेटिव फीडबैक नहीं होगा, जिसकी वजह से आपका गेन जो है वो इंप्रूव हो जाएगा, आपका जो गेन है वो इंप्रूव हो जाएगा। क्लियर है मैम? क्लियर है मैम? यस सर। ओके, और कोई किसी को कोई दिक्कत, और किसी को कोई परेशानी हो, और किसी को कोई परेशानी? चलिए, तो हम आपसे एक सवाल पूछते हैं, एक सवाल पूछते हैं, ठीक। प्लस वीसीसी आरसी R1 R2, this is V in, this is V out, oh sorry, this is V in, this is C1, this is C2, this is RE1, this is RE2 and this is CE। जब आपने अपने कॉलेज के अंदर या कभी भी आपने कभी एम्पलीफायर बनाया होगा तो वहां पे आरई को ना इस तरीके से लगाया जाता था, आरई को इस तरीके से लगाया जाता था, आरई को इस तरीके से लगाया जाता था। तो आपको बताना है कि ऐसे क्यों लगाया मैंने, ये जो है ये रेजिस्टेंसेस जो है इस तरीके से कनेक्ट क्यों की गई है, ठीक है। रीजन बताना है आपको कि जो आप सर्किट बनाते हो प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर वो कुछ कुछ अगर आप बीजेटी से बनाते तो कुछ इस टाइप का होता था, ना कि ना तो खाली आरी छोड़ते थे और ना ही ऐसे कैपेसिटर लगा देते थे। ऐसा होता है हमारा सर्किट। तो आपको पता नहीं क्यों होता है, कैसे होता है, इसके पीछे रीजन क्या होगा, मैथमेटिक्स, ठीक है, इसके पीछे रीजन बताना है, मैथमेटिक्स बताना है, और जो भी आंसर बताएगा, ठीक है, उसको डेफिनेटली